उस समय बहुत ही नए नए दौर में दो बैंकों को लाइसेंस मिला था इन ईयर ऑफ 2014 के एंडिंग में। बैंक नेम इज बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये दो बैंकों को आरबीआई ने नामित कर दिया। बैंक का क्या का बिजनेस है? पैसे का। पैसा दो पैसा लो। दर्द दर्द होता है भाई, जब पैसा कटता है ना तो सबसे बड़ा दर्द होता है। 20 साल के लोन को अगर आपको 6-7 साल में ख़त्म करना है तो प्री पेमेंट का ऑप्शन चूज करें। यही एडवाइस करूँगा। प्री पेमेंट का ऑप्शन में हमेशा अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू केबीसी कमलेश बरारिया कन्वर्जेशंस। आज हमारे साथ है अजय प्रजापति जी, जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है आवास फाइनेंस में। और भी बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं हम आज। सर, कैसे हो आप? बढ़िया है कमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपने हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया। इसके लिए आपका धन्यवाद कमलेश जी। सर, बचपन से स्टार्ट करें कि कहाँ से? आपकी जहाँ से इच्छा वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। मुझे तो लग रहा है बचपन में सर क्या था स्कूल, और कैसे आपने जर्नी स्टार्ट हुई। आप अपना बैकग्राउंड भी बता दीजिए और थोड़ी सी स्टोरी। ज़रूर ज़रूर, जब आपने पूछ ही लिया तो आपको बता देते हैं कि मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जौनपुर ज़िले का हूँ रहने वाला। और वहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई, अपना बचपन, इवन हमारे पिताजी जो खेती बाड़ी करते थे उस तरह के कार्य में बहुत ज़्यादा लीन था। मैं पढ़ाई बचपन से ही थोड़ा वीक रहा हूँ। थोड़ा मतलब है, थोड़ा बहुत वीक तो है ही पढ़ाई में, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन इतना पढ़ लिया कि जितना मैं लोगों के बीच में उठ बैठ लूँ, लोगों के बीच में रह लूँ, लोगों के बीच में लोगों की भावनाओं को समझ सकूँ और अपनी घर गृहस्थी चलाते हुए उतनी तो मैंने पढ़ाई कर ली। मेरे पिताजी ने उतना तो मुझे पढ़ा दिया। मैं जौनपुर ज़िले में एक मुगराबाद शाहपुर करके क्षेत्र है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और वहाँ से ही मैंने पढ़ाई की। अपनी क्लास 10 तक तो मैंने वहाँ मुगराबाद शाहपुर में ही जो स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पे ही मैंने पढ़ाई कर ली। उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाई पे कम ध्यान था तो फिर पिताजी ने मुझे प्राइवेट में एडमिशन करवा दिया कानपुर। तो मैं वहाँ पे 12वीं किया, फिर अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद बीच में बॉम्बे में हमारे सबसे बड़े भाई रहते थे। तो हमारे बड़े भाई जो है वो उस समय कहीं एक्सीडेंट से थोड़ा उनका चोट वोट लग गया काफ़ी ज़्यादा, तो वो काम वाम पे आना जाना या फिर रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था, चूँकि वो अकेले रहते थे। तो हमारे पिताजी ने बोला कि यही एक लड़का है जो लापरवाह टाइप का है। अच्छा, लापरवाह? हाँ, मैं थोड़ा लापरवाह टाइप का था, पढ़ाई में कम ध्यान देना, मस्तियाँ ज़्यादा करना, खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रखना, उस तरह का था। तो उन्होंने मुझे बॉम्बे भेजने का सोचा कि इसको ही भेज देते हैं, ये जाएगा तो थोड़ा देखभाल भी कर लेगा बड़े भाई का और रह लेगा। पढ़ाई में तो कुछ नहीं कर पा रहा है, हो सकता है वहाँ वो कुछ ना कुछ कर लेगा। मतलब जीवन यापन करने के लिए उन्होंने सोचा कुछ तो करेगा तो बन जाएगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा, अपना काम दाम कर लेगा या फिर कमाई दमाई थोड़ा बहुत कर लेगा। मैं आया, कुछ दिन भाई की सेवा की। उसके बाद फिर कौन से साल का बात है सर? यह 2011 की बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे आया था। तब अब चूंकि उस समय उम्र भी थोड़ी कम थी, तो भाई जॉब तो अब जिसके पास जॉब की इच्छा तो थी, करना है भाई, रोजी रोटी चलाना है। जॉब के लिए जिसके पास भी जाते थे वो ये कहता था भाई 18 साल का हो जा, पहले एज कर ले, 20 साल का हो जा, पढ़ ले। तब मेरा ग्रेजुएशन ऑनगोइंग था। तो अच्छा, यानी पढ़ भी रहे थे? और हाँ, पढ़ भी रहे थे। तो मैंने उस समय कुछ नहीं किया, मैं 1 आध साल 2 साल ना, अब चूंकि जॉब नहीं कर पाते थे, घर बैठ के बोर होंगे, तो सुबह 4 बजे उठता था। और बहुत सारे वहाँ दोस्त बन गए थे थोड़े। अब तब के टाइम पे हम लोग चौल में रहते थे। चौल मतलब मुंबई की चौल, आपको पता है? यस सर, मैं भी चौल में रहता था। हाँ, उस टाइप की चौल की, जहाँ गली में एक आदमी घुस भी नहीं पाएगा। कहाँ रहते थे सर आप? अंधेरी ईस्ट में। क्या बात है! वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे पिताजी ने बहुत पहले रूम लिया हुआ था, सर 1985 की बात है, तब की। उस समय रूम लिया था, तो वो रूम था हमारा। वो भी बहुत स्ट्रगल के बाद बीच में किसी कब्जे में चले गया, बहुत ही स्ट्रगल करके फिर से मिल गया। लेकिन तो हम लोग उसमें रहते थे और सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के वहाँ पे एक क्रिकेट का मैदान हुआ करता था, कॉलेज हुआ करता था, वहाँ जाके हम लोग, सबसे पहले मैं उठता था, भाग भाग के जाता था और वो क्रिकेट के लिए पिच बुक करके आ जाता था। क्या ये बुक क्या होता है? बुकिंग इन द सेंस, वहाँ पे कैसा होता है, कब्जा कैसा होता है, तुम अपना कोई चीज़ वहाँ झंडा गाड़ दो। ट्रेन में कैसे लोग सीट बुक करते हैं, अच्छा टावल फेंक देते हैं,
पिच अपनी बन जाए, तो हम क्या करते थे, वहाँ पे मैं जाता था और अपना स्टंप लगा के अपनी पिच यानी ये कर दो। फिर आता था और सो जाता था कि मेरी पिच तो बुक हो गई, अब कोई आएगा वहाँ पे खेलने। अब चूंकि वहाँ पूरे जोगेश्वरी अंधेरी की पब्लिक आती थी खेलने, तो वहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो जाता था। अगर आप 6 बजे जाओ तो आपको समझो कि खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगा। हाँ बराबर है सारे। तो वहाँ पे वो करके आता था, फिर 6 बजे जाता था, हम लोग 8-10 लोग फिर खेलते थे 2-4 घंटे, 6-7-8 बजे 9 बजे तक आते थे। फिर भाई का टिफिन विफिन बनाता था, मेरा काम ही वही था। अच्छा, तो भाई का टिफिन विफिन बनाता था, फिर भाई लेके जाते थे। फिर मैं दिन में मतलब थोड़ा घूमता टहलता था लोगों के साथ, और मुझे बड़ा शौक था कंप्यूटर का कि मेरे पास भी एक कंप्यूटर हो जाए। उस समय एक कंप्यूटर खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैंने फिर क्या किया, एक एक पार्ट भाई से थोड़े थोड़े पैसे लेके एक एक पार्ट लाना शुरू किया, जिसको बोलते हैं ना कंप्यूटर को असेंबल करना। आज के टाइम पे लेटेस्ट लैंग्वेज में बोलो तो असेंबल किया हुआ कंप्यूटर। तो कभी मैं हार्ड डिस्क लाता था, कभी सीपीयू लाता था, कभी मॉनिटर लाता था, कभी उसका मदरबोर्ड लाया, कभी उसका ऐसे ऐसे पार्ट पार्ट ला के 2012 एंडिंग तक मैंने कंप्यूटर का पूरा सेटअप कर लिया, नया कंप्यूटर बना लिया। तो थोड़ा उसमें आया, और तब तक मेरा 2012-13 में ये सब करते करते मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। मैं जाता था 6 महीने, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए एग्ज़ाम दे के चला आता था। यूपी की पढ़ाई, मतलब मैंने देखा ऐसा कि मैं रहता यहाँ पे था, एग्ज़ाम वहाँ देने जाता था, रिजल्ट पास का आता था। क्या बात है। ये है। अब वहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत जो भी है, लोग बोलते हैं करप्शन है, जो भी है, बट मैं पास हो गया, ग्रेजुएशन कर लिया। तब फिर मैंने सोचा कि अब तो कहीं जॉब किया जाए। तो मैंने पहला जॉब मेरा छोटा सा कंपनी था, एक रियल लाइफ करके, 2-4 महीना उसमें किया। फिर रियल लाइफ क्या था उसमें सर? रियल लाइफ बेसिकली एक टाइप की मशीनरी बनाती थी, एटीएम मशीन का ही एक पार्ट बनाती थी। तो कुछ टाइम मैंने उसमें किया। फिर उसमें एक बैंकिंग के पहचान वाले मिल गए, तो उन्होंने, अब भाई मुझे तो कहीं ना कहीं सेट होना था, तो मुझे सबसे पहले जॉब एक आईएनजी बैंक में एज ए सेल्स ऑफिसर रखा गया। जहाँ पे सेल्स ऑफिसर इन द सेंस क्या होता है कि वो फील्ड पे जाए, रोज सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक फील्ड पे घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे, पूछते रहे, दुकान दुकान घर घर घूमे, और उनको ये पीच करे हमारे बैंक का प्रोडक्ट क्या है। तो ऐसे उस बैंक, फिर वो बैंक मर्ज हो गई कोटक में। अच्छा, कोटक महिंद्रा में। जी, और कोटक का मर्जर भी 2014 में हो गया। तो मैं उस समय था, कोटक में आपका ये हो गया, मतलब कोटक में चले गया। अब बैंक ही चली गई उसमें, तो मुझे तो जाना ही था। लेकिन एक ये दौर आया कि कैसा होता है कि जब किसी कंपनी में आप किसी के, मतलब एक एहसानों तले चले जाते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी आपकी वैल्यूएशन डाउन हो जाती है। तो उस तरह का थोड़ा फील आने लगा। तो मैं थोड़ा स्वाभिमानी टाइप का व्यक्ति था, तो मैंने उस समय सोचा कि अब यहाँ से कहीं और स्विच कर लिया जाए। उस समय बहुत ही नए नए दौर में 2 बैंकों को लाइसेंस मिला था इन ईयर ऑफ 2014 के एंडिंग में। बैंक नेम इज बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये 2 बैंकों को आरबीआई ने नामित कर दिया कि ये 2 बैंकें फाइनेंस सेक्टर में आएंगी। तो मैंने बंधन बैंक में प्रयास किया, डिस्कस हुआ, वहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह हुए, मैंने बंधन बैंक पे ज्वाइन किया आपने। तब बंधन जो है बैंक नहीं हुआ करता था, बंधन जो है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, और मैं माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन कर लिया। यानी बैंक से माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस एक वो दौर था कि मैं बैंक से माइक्रो फाइनेंस जा रहे, बहुत सारे मेरे मित्र जो मेरे चाहने वाले थे, उन्होंने बोला कि यार गलत डिसीजन हो जाएगा। पर मैं बोला ठीक है, एक नया चैलेंज तो है, सीखने में क्या जाता है, या तो मैं सीख के वापस आऊँगा या फिर कुछ करके। तो मैंने फिर बंधन बैंक ज्वाइन किया। वहाँ पे 2-2.5 साल मैंने फिर से, यहाँ पे क्या था, मैं खुद काम करता था, वहाँ पे 2-4 लोगों की टीम मिल गई, मैं वहाँ पे ब्रांच सेल्स मैनेजर था, थोड़ा बहुत काम किया। जब बंधन बैंक में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ा सोशल वर्क का इंटरेस्ट जागा, क्योंकि मैं लोगों को वहाँ पे जब माइक्रो फाइनेंस के लेंडिंग के लिए जाता था तो लोगों को देखता था जो बहुत ही मतलब ज़रूरतमंद लोग होते थे। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को हमने लोन एंड फाइनेंशियली हेल्प किया हुआ है, जो लोग मतलब 25,000 रुपये, 20,000 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। यानी उतना लोन अमाउंट 20 से 25,000 रुपये लोन जब हम देते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा, तो हमने ये सोचा कि यार इतने लोग आज भी इंडिया में ऐसे हैं जो फिनेंशियली मतलब उनको नीड चाहिए कुछ करने के लिए, उनके अंदर कुछ करने की इच्छा है। आप गाँव में चले जाओ, देखो कोई डलिया बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई फिश पालन का काम कर रहा है, कोई बर्तन वर्तन बेचने का काम। ये लोग जो लेडीजें होती है, इनको बंधन बैंक एक तरह से फिनेंशियल असिस्टेंट करता था। तो मुझे देख के बड़ा ये लगा कि अगर हम
इसके माध्यम से एक तो लोग हमें बोलते थे कि आप इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, जबकि मेरा तो वो सोशल वर्क था ही नहीं, आपका प्रोफेशनल वर्क, मेरा प्रोफेशनल था। लेकिन वहाँ से एक चीज़ मेरे मोटिवेशन में आया कि यार लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और सोशल वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बसेंगे, लोग याद रखेंगे। और लोग हमेशा, आप बंधन बैंक पैसा दे के निकल जाता था, लेकिन बंधन बैंक को लोग कम, अजय प्रजापति को लोग ज़्यादा याद रख लेते थे, क्योंकि पैसा दिया किसने वहाँ पे, सही आदमी को आइडेंटिफाई करके पैसा देने वाला चाहिए। तो हम लोग उस तरह से लोग कनेक्ट होने लगे। तो बहुत सारे लोग उसमें, हमारी कम्युनिटी के, अदर कम्युनिटी के, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, मेन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि भाई आप किसी को लोन नहीं दोगे तो उनके भी पहचान वाले बोलेंगे कि आप उनको दे दिया, हमारे नहीं दिया। तो इस तरह से वो मोटा मोटी इस तरह से जर्नी रहा। 2017 में 2 साल मैंने बंधन बैंक में इस तरह का कार्य किया। 2017 में फिर एक वो होता है सर्विस लाइन में कि भाई आपका प्रमोशन, ये सब ग्रोथ मनी वाइज चाहिए, सब खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली मैं तब रेंट पे रहता था। रेंट पे रहने के बाद फिर ये हुआ कि मैं भी एक घर ले लूँ। तो घर लेना एक बड़े बड़े सपने होते हैं, वो भी मुंबई में से। मुंबई में घर, मतलब बाहर वालों की सोच ही एक ही होती है कि मैं एक बार अगर बॉम्बे में घर ले लूँ तो बहुत बड़ी जीत हो जाती है हमारे लिए। लोग बड़े प्राउड से कहते हैं कि बॉम्बे में हमारा खुद का घर है, और जब तक खुद का घर नहीं रहता वो यही कहते हैं कि मैं रूम पे रहता हूँ। तो घर और रूम में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मेरे भी मन में आया कि यस मैं ले लूँ। तो 2014 में मेरी शादी हुई, 2017 में घर लेने का सोचा। तो फिर मेरा उसी समय प्रमोशन का भी दौर आया, तो मैं प्रमोट हो गया बंधन बैंक में ही एज ए एरिया सेल्स मैनेजर फॉर रिटेल एसेट प्रोडक्ट। अब वहाँ पे क्या होता है, या तो आप रिटेल एसेट कोई वर्टिकल नया चॉइस कर लो, या आप ब्रांच हेड बन जाओ। अगर मैं ब्रांच हेड बनता था तो एक रूरल की ब्रांच थी, करजत ब्रांच, बॉम्बे के सबर्बन एरिया में, लास्ट, हाँ सेंट्रल लाइन के लास्ट स्टेशन आता है, वहाँ पे करजत ब्रांच जाता था, जहाँ का इतना एटमॉस्फेयर, इतना ये नहीं था। तो मैंने सोचा फिर से कुछ नया सीखा जाए। 2012 में जॉब ज्वाइन किया तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बेचा। 2017 तक तो वही बेचा था, तो हमने सोचा कुछ नया शुरू किया जाए। तो 2017 में जब मेरा प्रमोशन हुआ तो उसी टाइम पे मैंने एक एनजीओ फॉर्म कर लिया मेरा, साइड बाय साइड के सोशल वर्क करने के लिए। बहुत सारे यार दोस्त कनेक्ट होते गए। यानी बंधन बैंक ने आपको इंस्पायर कर दिया। बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया, एंड बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्ट हो गए जिनसे मैं इंस्पायर हो गया। और छोटी छोटी मीटिंगें, मतलब 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, जो एक ऐसा टाइम था कि लोग मिलते थे तो गप्पे मारने के लिए, हम लोग मिलते थे लोगों की सेवा करने के लिए, क्या किया जाए, किसी को क्या हेल्प, मदद। हाँ, अगर समझो हम 10-15 लोग कहीं बैठे हैं तो उसमें से किसी एक का कोई रिलेटिव है, कोई पहचान वाला है, कोई फ्रेंड है, दोस्त है कि यार फला आदमी के बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, अगर उसको थोड़ा हेल्प हो जाए, तो हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके उसको पढ़ाते थे। उसको घर पे जो भी राशन पानी जो भी चाहिए वो भेजते थे, उसके घर पे रहने को कुछ नहीं है तो वो देते थे। तो इस तरह का 10-15 लोगों का एक ग्रुप बन गया, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मेरे मित्र कनेक्टेड हो गए। तो जब ये आया, तो जब लोगों की कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ने लगी, अब क्या होता है, एक इंडिविजुअल आदमी कमलेश जी और एक बड़े लोगों में और लोगों में कनेक्ट बनाना, तो अब एक इंडिविजुअल आदमी के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाएगा वो, बिकॉज उसको अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी है, प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, प्लस सोशल लाइफ भी देखनी है। तीनों चीज़ अगर मैनेज करना है तो कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है फिर। तो उस समय कुछ लोगों ने, जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे, उन्होंने सलाह दी कि एक हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे लोग जो लाइफ में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तब हमने वहाँ पे एक एनजीओ को फॉर्म किया, सर्व प्रजापति शक्ति ट्रस्ट। ये एक एनजीओ है जो मुंबई से रजिस्टर्ड है। इसको हम लोगों ने वहाँ पे पंजीकृत कराया। इसमें जो लोग इच्छुक थे वो लोग हमारे मेंबर बने स्टार्टिंग में, फिर कुछ लोग उसमें से कट भी जाते हैं। वो कटना छटना तो चलते रहता है, इट पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे लाइफ में आदमी का जीना मरना लगा रहता है, वैसे किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी में लोगों का आना जाना लगा रहता है। और एक बात ये भी है, लाइफ में या कंपनी में या एनजीओ में किसी के आने जाने से किसी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर काम चल रहा है तो वो चलते रहेगा, अगर आपका प्लेटफॉर्म सही है और सही दिशा है तो हम लोगों ने जब वो फॉर्म किया तो एनजीओ में और भी लोग कनेक्ट हुए। पहले हम लोग सिर्फ बॉम्बे में से सोचे थे, बॉम्बे के बाहर महाराष्ट्र कनेक्ट हुआ, फिर उसके बाद अन्य प्रदेश भी कनेक्ट होने लगे। एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, इस तरह के अन्य प्रदेश भी धीरे धीरे उसमें कनेक्ट होने लगे, वहाँ के लोग कनेक्ट होने लगे। क्योंकि एक कार्य जो होता है वो, और आज के टाइम पे सोशल मीडिया भी थोड़ी स्ट्रांग है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलने लगा कि ये एक एनजीओ है जो लोगों के हेल्प इस तरह से कर रही है।
तो 2017 में फॉर्म होने के बाद हम लोग वो भी किए, जॉब भी करता। यानी जॉब चल रहा है प्लस ये एनजीओ भी आपने बना, यानी ये पार्ट टाइम वाला हिसाब था? हाँ, मतलब पार्ट टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अनवांटेड टाइम्स जो गलत जगह पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लोग गप्पे मारने बैठते हैं, हम सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए डिस्कस करते, तो हम भी बैठते थे गप्पे मारने। 10 लोग बैठ गए कहीं पे चाय की टपरी पे, जहाँ पे चर्चा हो रही है, लेकिन किसी को हेल्प कर, किसी मदद की करनी, एक पॉजिटिव चीज़ों के लिए चर्चा हो रही है, तो वो एक अलग विषय हो जाता है। तो हमने फिर स्टार्टअप किया कि लोगों को हेल्प उस तरह से किया जाए। लोग कनेक्ट हुए, लोग जुड़ते रहे, साथ में बैंकिंग भी चल रहा है, मेरा फाइनेंस भी चल रहा है, और मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंस ने बड़ा सपोर्ट किया लोगों से कनेक्ट होने में। मेरी एक हॉबी हो गई, जब लोगों से हम कनेक्ट होते थे तो हमेशा ही उस कनेक्शन को हम ये नहीं सोचते थे कि आज वो जुड़ा है, अगर मेरे काम में नहीं आया तो उसको, उस कनेक्शन को मैं डिलीट कर दूँ। मेरा एक पहले से ही एक ऐसा नेचर ही बन गया वो, या फिर हैबिट ही बन गई कि मुझे हर एक व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी के तो काम आएगा। जरूरी नहीं कि वो मेरे काम आ जाए, जरूरी नहीं कि वो कमलेश जी के काम आ जाए, बट डेफिनेटली वो किसी ना किसी के तो काम आएगा। यानी एक पड़ाव में कहीं ना कहीं, हाँ, वो कभी ना कभी तो आएगा, ये पक्का है। तो मैं उसका कांटेक्ट या फिर कनेक्ट बना के रखता था, कभी कनेक्शन तोड़ता नहीं था। हाँ, सामने वाला तोड़ दिया तो बात अलग है, लेकिन वो फिर से आ जाता था, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्स जो होती है ना, फैलती है, तो फिर वो लोग फिर से कनेक्ट हो जाते हैं। इन सोशल वर्कों में बहुत सारे लोग साथ जुड़ेंगे, कटेंगे, तो वो सब पड़ाव चलते रहता है। तो 2017 में इस तरह का मेरा रहा। फिर मैं एरिया सेल्स मैनेजर बना, फिर वहाँ पे काम किया बंधन बैंक में लोन का। तब लोन मेरे लिए टोटली न्यू था। मतलब फाइनेंस देखा जाए तो जो अब तक तो मैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा लेने सीखा था, पहला प्रोसेस सीखे थे क्या? हाँ, अकाउंट खाते में पैसा रखूंगा, आपका खाता खुल जाएगा, तो वहाँ पैसा लेता था। 2017 में मैंने पैसा देना स्टार्ट किया। अच्छा, यानी वो रिवर्स हो गया, पूरा रिवर्स हो गया। अब पैसा देने में भी हमें लगा कि भाई पैसा देना तो बहुत आसान है, किसको भी बोलोगे पैसा तो ले ही लेगा। लेकिन जब पैसा देने में भी ना, फाइनेंस में जो लोग फाइनेंस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं ना, उनको पता है कि पैसा लेने से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है पैसा देना। क्योंकि पैसा जब आप दे रहे हो तो सामने वाले का पैसा वापस भी आना चाहिए। बैंकिंग एंड फिनेंस एक इंडस्ट्री ऐसी है जो पैसे से ही पैसा कमाती है। उनका बिजनेस ही वही है कि भाई आपका बिजनेस क्या है, लोग बोलेंगे मेरा किराना है, डेयरी का है, दूध का है, सब्जी का है। बैंक का क्या का बिजनेस है? पैसे का। पैसा दो, पैसा लो, इतना ही काम है। तो इस तरह से रहा। फिर हम लोगों ने लोन वगैरह थोड़ा सीखा। पहले क्या था, मैं माइक्रो लोन करता था 10, 20, 25 हज़ार का, वो सीखा। फिर उसके बाद मैंने फिर 5, 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक के लोन स्टार्ट किया। जो होम लोन, हाउसिंग लोन होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, उसमें अलग ही एक इंटरेस्ट है, अलग ही इंटरेस्ट, हिसाब किताब अलग हो जाता है। हाँ, हिसाब किताब भी अलग है। प्लस उसमें आपको नॉलेज अलग चीज़ों में क्या ऐड हो जाता है। एक तो आपको रियल एस्टेट की नॉलेज ऐड हो जाती है। तो मैं तो डेफिनेटली फिनांस तो मेरा हेल्प हो ही रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरा घर अच्छे से चलने लगा, मैंने घर भी ले लिया। हाँ, घर भी ले लिया था उस समय, तो थोड़ी चीज़ें तो ऐड हो ही गई थी। लेकिन अब लोगों को पैसा देना वो एक चीज़ अलग था, प्लस पैसे कैसे आदमी को और किस चीज़ पे देना है वो बड़ा। क्या चैलेंज क्या आता है सर, जब अगर कोई बंदा है आपके पास आया लेके, तो क्या चैलेंज क्या है कि भाई इसको देना चाहिए या नहीं देना? क्या क्या होता है उसका माप? सबसे पहला मापदंड तो ये होता है आदमी का इंटेंशन चेक करना, कि भाई जो आदमी पैसा मांगने आ रहा है उसका इंटेंशन क्या है, उसका साइकोलॉजी क्या चल रहा है। हाँ, मतलब अल्टीमेटली अगर कोई पैसा लेने आ गया तो सीधी सी बात है, वो पैसा तो मांगने आया, लेकिन इसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन उसका सही है तो दूसरी चीज़ होती है, चलो उसकी नीयत सही है कि वो पैसा वापस कर देगा। ले रहा है पैसा, किसी काम के लिए ले रहा है, ज़रूरत के लिए ले रहा है, ले ले पैसा। अगर हमें इंटेंशन पता चल गया तो हम दूसरी चीज़ चेक करते हैं उसकी कैपेसिटी, कि आदमी को क्या होता है। जब वो देखो, पर्सनल लोन वगैरह आपने भी लिया होगा तो वो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, 1 साल, 2 साल, 2, 3 या 5 साल, मैक्सिमम 5 साल। नॉर्मली वो ऐसा हो जाता है कि इधर से लिया और 4-5 साल में आपके जब तक बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, वो भी प्रोसेस में साइड रीपे हो जाता है। बट हाउसिंग लोन एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो लाइफ के साथ जो 2 चीज़ कनेक्ट होती है, एक हाउसिंग लोन, एक वाइफ। बराबर सर। तो वाइफ को तो आप जिस तरह से संभालते हो वैसे ही लोग हाउसिंग लोन को अगर संभालना सीख जाए तो डेफिनेटली हाउसिंग लोन, जो लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में कि मैं EMI नहीं भर पा रहा हूँ, मेरी बाउंसेस हो रहे हैं, मेरा NPO हो गया, मेरी प्रॉपर्टी चली गई, मेरा ऑप्शन में चले गया, इन नंबर ऑफ के जो बहुत सारी
नहीं होना चाहिए वैसी चीज़ें जो होती है। लोगों को हाउसिंग लोन एक केयरिंग की तरह अगर संभालना आ जाएगा तो डेफिनेटली हाउसिंग लोन बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों को घर बनाने में एक हेल्प करती है बैंक्स, तो वो अगर आपको पैसा दे रहे हैं आपका घर खरीदने में, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनका पैसा हम टाइम पे रीपे करें विथ इंटरेस्ट, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है, म्यूचुअल एग्रीमेंट या फिर रिटर्न। जो सारे प्रोसेस। तो हम चेक करते हैं कैपेसिटी, इंटेंशन एंड कैपेसिटी दोनों चीज़ अगर ठीक है तब तो देना कोई दिक्कत नहीं है, वॉट एवर अमाउंट। अब कैपेसिटी में क्या होता है कि समझो आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा है। आज कमलेश जी ने मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लिए, मैं कहता हूँ कमलेश जी का इंटेंशन बहुत अच्छा है, अरे भाई लेकिन घर पे खाने कोई पैसे नहीं है तो रोटी खाएंगे पहले या फिर पैसा EMI पर आएंगे। सही है। एलिजिबिलिटी कैसे निकालते सर, मेरा यही क्वेश्चन। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनकी बैंक क्या करती, पेपर देखिए, ITR देखिए। गवर्नमेंट ने तो नॉर्म्स बना दिया है भाई, 3 लाख तक का आपका इनकम टैक्स छूट है, 3 से 6 में फला फला फला, इस तरह का एक मापदंड बनाया। तो सारे लोग 5-6 लाख का ITR भर देते हैं, व्यापारी लोग। सैलरीड वाले तो भाई जो भी उनकी सैलरी है वो कर देते हैं। TDS कटना ही कटना है सर, कटना ही कटना है। TDS कटेगा, टैक्स कटेगा, जो भी चीज़ के लिए आप अप्लीकेबल हो। सैलरीड वाले इस सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सरकार को कि भाई सैलरीड वाले सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर बन जाते हैं और सबसे ईमानदारी से भरने वाले टैक्स पेयर होते हैं। कट के ही आएगा तो क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। आज आपको पगार आ रही है तो उसमें आपको कट के ही पैसा आएगा, गवर्नमेंट अपना हिस्सा पहले ले लेगी। और फरवरी मार्च बहुत भारी रहता है सर, मेरा जितना तब साल का हिसाब किताब करके फिर वो काटती है ना जो हिसाब से, तो आदमी को जितना दर्द होता है ना, तो वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है कि उतना पैसा कटना। मतलब आज मैं भी टैक्स पेयर, हाँ मैं भी टैक्स पेयर हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि भाई बॉम्बे में कई काम तो मेरे ही पैसे से हुए भी होंगे, सरकार से किया भी कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और सरकार ने, मैंने दिया नहीं है, सरकार ने मेरे से ले लिया है उतना कंट्रीब्यूशन। बिजनेस वालों में क्या होता है, वो पहले कमाते हैं बाद में टैक्स भरते हैं। सैलरीड में क्या होता है, पहले टैक्स भरते हैं फिर वो कमाते हैं, दोनों में रिवर्स आ जाते हैं। हाँ, ये ऐसा ही होता है। अब इसको थोड़ा, मैं तो कहूँगा सरकार थोड़ा टैक्स में थोड़ी सी और रिबीट वगैरह करे, कुछ छूट दे कि भाई सैलरीड वाला। क्या करना चाहिए सर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो ये स्लैब इन्होंने बनाया है ना, जो जाके 25 से 30% वाला स्लैब, हाईएस्ट स्लैब पे जाता है। आज एक आदमी बॉम्बे में रहने वाले आदमी का खर्चा, जो एक अपने बच्चों के साथ अपना घर है, हाउसिंग लोन है, एन नंबर ऑफ लाइबिलिटीज़ के साथ जो आदमी रह रहा है, तो ये जो ब्रैकेट है कहीं ना कहीं हाईएस्ट ब्रैकेट, वो हाईएस्ट ब्रैकेट को लोएस्ट में लाना चाहिए। हाईएस्ट टैक्स कितना होना चाहिए? हार्डली 10% इज इनफ टैक्स। अब मैं अपनी कमाई का अगर 10% टैक्स दे रहा हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टैक्स है, और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा टैक्स है। उल्टा गवर्नमेंट को अनवांटेड खर्चे कम करके, जो बहुत से खर्चे ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से पैसा लेके हमेशा गरीबों में बांटते रहते हैं। हम कहते हैं कि आप गरीबों में ही क्यों बांटते हो, आप बड़े लोगों से पैसा लेके मिडिल क्लास में भी बांटो ना। मिडिल क्लास वाले को तो कभी कुछ नहीं बेनिफिट मिल पाता है। किसी भी तरह के गवर्नमेंट स्कीम निकालेगी तो एक निकाल देगी गरीबी रेखा, एक निकाल देगी एकदम ऊपर वाला, तो बीच वाले किधर गए? सब्सिडी जो रहती है वो नीचे वालों के लिए रहती है, मिडिल वाले हमेशा सब्सिडी देखने के लिए रहते हैं, पिसते रहते हैं, वो बीच में पिसते रहते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली ऐसे होती है ना किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकती। हाँ सर, वो सेल्फ, मतलब आज मेरा परिवार ऐसा है, कभी मुझे ज़रूरत भी पड़ जाए कि हाँ वास्तव में मुझे ज़रूरत है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं किससे मांगूं। ये नहीं, ये तो हकीकत है सर, हकीकत है। लॉकडाउन में भी देखो ना, आपके आस पड़ोस में भी लोगों को ज़रूरत पड़ी होगी, तो बेचारे किसी को कह ही नहीं पाए। चीज़ें ऐसी है कि नहीं बोलोगे वही बेटर है, बोलोगे वो वही शर्मा शर्मी वाला बोलते हैं। और गरीब लोग हैं वो चले जाते हैं, कहीं लाइनों में लग के खाना खा लिए, कहीं वहाँ बढ़ रहा है तो वहाँ से राशन इकट्ठा कर लिया, या कुछ भी काम जो कुछ भी है उन्होंने बराबर अपनी तरह से व्यवस्था उन्होंने कर लिया। यानी ऊपर वाला सुखी है और नीचे वाला ऑलरेडी सुखी है, ऊपर चल रहा है, नीचे वाले को लोग देते जा रहे हैं, बीच वालों को डामाडोल है, वो डामाडोल है एकदम। हाँ, लेकिन टैक्स पे आपने बोला सर, तो और भी तो बहुत सारे टैक्स देते ही रहते हैं हम, छोटी मोटी चीजें खरीदो हर चीज में। सैलरीड एम्प्लॉय ना, आज ये पानी का ग्लास है ना आपका, इस पर भी सैलरीड एम्प्लॉय टैक्स पहले देगा। जब हम कोई भी, हमारी इनकम हो रही है वहाँ हम टैक्स दे रहे हैं, जब हम कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं वहाँ टैक्स दे रहे हैं। एंड यूजर जब हम कोई सर्विस यूज कर रहे हैं वहाँ भी टैक्स दे रहे हैं। आज मेरे बैंक में मेरा पैसा रखा हुआ है, उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। कैश निकाल रहा हूँ, उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो एक सैलरीड क्लास की जो फैमिली होती है उसका टैक्स, ये जो इन्होंने 25% 30% है ना, वो आइडियली 25-30 नहीं है, वो 60% के आजू बाजू जाता है।
यानी 1 लाख कमा रहे हो तो 60,000 सरकारी लेके जाए। अगर मैं 60,000 रुपया सरकार ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली वाया अपने लोगों के माध्यम से चाहे जैसे बट ले रही है, किसी ना किसी तरह से वो इतना पैसा यूटिलाइज कर रही। देखते हैं सर नेक्स्ट टर्म में कुछ सोचे निर्मला सीतारमण की और देखो निर्मला जी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया वो तो बहुत उम्मीद थी उनसे कि कुछ तो अनाउंस करेंगे, लेकिन इस बार कुछ अनाउंस ना करके उन्होंने पुरानी वाली रामायण निकाल के उसका हर एक पेज पढ़ लिया कि ये हुआ है और ये होगा। यानी हमको नेक्स्ट मौका दो तो फिर हम हाँ मतलब कुछ भी नहीं है, आने पॉलिटिक्स ही वैसी होती है। कहीं ना कहीं सीतारमण जी हमको लगता है भाजपा का सपोर्ट कर रही है, इसलिए सोच रहे हैं कि अब इसी के बहाने बीजेपी को एक और प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जाए। क्या बात है। हाँ सर टैक्स पेयर में बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए। मुझे टैक्स पेयर क्योंकि दर्द होता है भाई, जब पैसा कटता है ना तो सबसे बड़ा नहीं सर मैं भी भर चुका हूँ टैक्स, मुझे भी पता है। आज सोचो अगर वो पैसा आता तो मैं वही पैसा कितना सोशल वर्क में लगाता। हमसे आप पैसा मत लो, मैं तो सीधा सैलरीड वालों के लिए ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट एक चीज़ अनाउंस कर दे कि आपका जो टैक्स कट रहा है आप सोशल वर्क में वो पैसा लगा दो, या आप हर साल का 10% आपकी इनकम का आप सोशल वर्क में लगाओ, आपसे टैक्स जीरो लिया जाए। ऐसा कुछ रूल्स अनाउंस करना चाहिए। तो लोग जो अभी बहुत सारे लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं तो वो लोग और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। आज कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो कहीं आना जाना हो, ट्रैवलिंग हो, घर के खर्चे हो, परिवार का खर्चा हो, बैंक फिनेंस कुछ भी हो, हर एक चीज़ में आपका पैसा इन्वॉल्व है। यानी सामाजिक चाहिए या फिर आर्थिक कार्य, जो भी सामाजिक आर्थिक फिनेंशियल किसी भी टर्म्स में आप जाओगे आपको बिना पैसे के आपका काम नहीं होने वाला है। आज हम सोशल वर्क करने जा रहे हैं कहीं पे, समझो मुझे यहाँ से डोंबिवली जाना है जहाँ पे हम लोग बैठे, तो डोंबिवली जाने के लिए तो मेरा अगर सोशल वर्क का इंटेंशन है तो मुझे एक तो जाने का खर्चा है, वहाँ पे अगर सोशल वर्क हो रहा है तो डेफिनेटली वो भी तो हम जैसे लोग ही मिलके कर रहे हैं, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। जो देश का नागरिक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं एटलीस्ट अगर सब बहुत ज़्यादा ना दूँ बट मैं उसमें कंट्रीब्यूटर तो बन जाऊँ, कंट्रीब्यूट तो करूँ। मैं एक अगर कंट्रीब्यूटर बन गया तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला इवेंट कर रहा है, जो सामने वाला एक प्रोग्राम अपना सोशल वर्क का इवेंट लगाया वहाँ पे, उसको और मोटिवेशन आएगा आगे जाके और क्या कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ आज मैंने 10 लोगों का हेल्प किया, हो सकता है कि उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि 15-20 लोगों का और हेल्प करने को मिल जाए। अगर जो भी आदमी, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग सोशल वर्क में आते जाते हैं, किसी के प्रोग्राम में, किसी के इवेंट में, किसी के यहाँ, तो उस प्रोग्राम में, उस इवेंट में, उस कार्यक्रम में सहभागिता जरूर निभाए। कोई भी जाए, चाहे वो, ये जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी फिनेंशियल टर्म्स में ही सपोर्ट करे। इट कैन बी आप फिनेंशियल टर्म्स में सपोर्ट करो या आप शारीरिक रूप से वहाँ अवेलेबल रह के, क्योंकि देखो पैसा, समय भी दे सकते हो। हाँ समय भी दे सकते हो आप, या आप उनको गाइडेंस भी दे सकते हो, जो आपके पास है वो आप दे सकते हो। तो इस तरह से थोड़ी चर्चाएं चलती रहती हैं, इस तरह से लोग कनेक्ट होते रहते हैं। तो मेरा इस तरह का व्यू है अभी तक तो। हाँ यानी एक मुझे एक लाइन याद आ गया, जैसे बोलते हैं एक बच्चे को पढ़ा दिया आपने, अगर एक हेल्प कर दिया बच्चे की, तो उसकी फैमिली पूरी एक अच्छे क्या बोलते हैं उसको ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा उसका पूरा फैमिली को। तो वो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, हेल्प भी बोल सकते हो या फिर क्या बोलते हैं एक समाज सुधार भी होते रहता है वो स्टेप बाय स्टेप। देखो हर व्यक्ति के अंदर समाज सुधार करने की सोच नहीं होती है। हर कोई पैदा हुआ है तो ये सोचता है कि मैं पैदा हुआ हूँ, कमाऊंगा, खाऊंगा और एक दिन मर जाऊंगा। ये जीवन चक्र है। जीवन चक्र लोगों को इतना ही है, बट इस जीवन चक्र के आगे भी एक जीवन है। जब आप सोशल वर्क में, आपकी सोशल वर्क को आप एक लाइबिलिटी ना समझ के अगर आप उसको अपनी हॉबीज समझ लेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आज फला एनजीओ का प्रोग्राम है, मेरे ही एनजीओ का कई प्रोग्राम होते हैं, तो कई जगह इनविटेशन जाते हैं कि भाई इस एनजीओ का प्रोग्राम है, वहाँ पे आज चलो व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा 100 लोगों में, तो हम लोग चलते हैं। तो कोई किसी के माध्यम से, हमारे समझो कार्यकर्ता अगर किसी को कहते हैं कि भाई फला जगह व्हील चेयर होगा, अपने एनजीओ के माध्यम से आप भी आइए, उसमें शामिल हुइए, आप भी साक्षी बनिए प्रोग्राम। तो बड़ा ही सिंपल सा लोगों का जवाब होता है, वहाँ जाने से हमको क्या मिलेगा। यानी सबको अपना फायदे में, हाँ हर जगह पे फायदा चाहिए, हर जगह पे फायदा चाहिए, हमको क्या मिलेगा यार, क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं उसमें।
तो समय क्यों लगाए? समय क्यों लगाऊं? हम कहते हैं लोग समय भी नहीं देना चाहते, समय क्यों लगाओ? अच्छा, लोग ये कुछ लोग ऐसे बड़े अजीब भी होते हैं, वो प्रोग्राम में भी नहीं आएंगे, उनके पास समय भी नहीं है, पर उनको अगर कह दो कि चलो ठीक है आप प्रोग्राम में मत आओ, आप वैसा कुछ हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो एनजीओ को कि आपके माध्यम से 4 लोगों का हेल्प हो जाए, फिनेंशियल टर्म्स में कर दो। आपके पास समय नहीं है मतलब आप बहुत कमा रहे हो, हाँ सर, पैसा कमा रहे हो, तभी तो दूसरा समय मतलब नहीं है ये ना। हो गया। मुंबई में आज जो आदमी बिजी है, वो आदमी की सोच तो यही है, भाई मैं बिजी किस लिए हूँ? पैसा कमाने के लिए। हम कह रहे हैं जितना कमा रहे हो उसका 10% 5% डोनेट कर दो एनजीओ में, मत आओ आपकी सेवा अच्छा कार्य तो होगी अपने हाथ से हो जाए। ना। हाँ, आज उनको मंदिर जाने के लिए टाइम है, सर मंदिर भी नहीं जाते, मैं तो देखा है। नहीं, लोग जिस मंदिर में जाते हैं वहां दान करके चले आएंगे। वो पैसा क्या किसी के जरूरतमंद के पास जा रहा है? सर ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मतलब एक ये अजीब ही सवाल है कि जब हम कहते हैं हर एक मंदिर को आप शिक्षा के साथ जोड़ दो, जो वहां पैसा जा रहा है वो स्कूल में चले जाए, बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। हाँ सर, वो तो एक बड़ा सब्जेक्ट है ये, खैर अभी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये आप और मेरे से भी बहुत बड़ा है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन ये है कि हमें कहीं ना कहीं एक सोचना पड़ेगा, रखनी चाहिए कि हम मंदिर में, मस्जिद में या ऐसे कहीं जगह जाके हम ये नहीं कहते कि आप मंदिर मस्जिद मत जाओ, धर्म को नहीं मानो, सनातन को नहीं मानो, आपका जो धर्म है, आपका जो कार्य है वो आप जरूर करें। लेकिन इस चीज़ को जरूर ध्यान दें कि सबसे बड़ा कर्म वही है, आप अगर किसी के जरूरत के समय काम आ गए तो वो सबसे बड़ा मंदिर है, वही सबसे बड़ा मस्जिद है। क्योंकि ये अभी आपने बताया, मंदिर का बताया, तो ये तो बहुत सालों से चल रही है लड़ाई है, बहुत सालों से चल, क्योंकि सरकार के अंडर में है सर सब कुछ। सब तो आप और मैं इनडायरेक्टली। अभी देखो श्री राम मंदिर जो बना है वहां पे करोड़ों, 100 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पे है। 1800 करोड़ रुपए की सिर्फ मंदिर है। मानता हूं कि होना जरूरी है, लेकिन जो उसके नाम पे जो राजनीति होती है, आज भगवान के नाम पे राजनीति करने की क्या जरूरत है? हाँ सर, अब कुछ ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे टॉपिक्स, तो उन सब टॉपिक पे हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे। यस सर, क्योंकि आज मुझे आपने अभी बताया लोन का अपना टॉपिक चल रहा था, फिर क्रिकेट का आपने बताया, रियल एस्टेट में भी सर आपने काफी, आपका अनुभव अच्छा रहा। रियल एस्टेट में मैंने थोड़ा अप्स एंड डाउन देखे हैं। जब बॉम्बे में जब मैं पैसा देना स्टार्ट किया, लोन देना स्टार्ट किया, तब से मैंने देखा काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन होते हैं। और रियल एस्टेट में एक ही चीज़ है कि अगर आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। बट कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपका मेहनत का पैसा है तो 10 बार ज़रूर सोचें कि कौन से बिल्डर, कौन से डेवलपर, कौन सी जगह, प्लेस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है देखना। तो ये सर कैसे पता चलता है? आपका अनुभव है इतना सालों का। अगर हम एज ए इंडिविजुअल पर्सन कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अगर कोई डेवलपर के यहाँ इन्वेस्ट करें तो डेवलपर का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। कोई बड़े डेवलपर का सिर्फ नाम सुन के आप इन्वेस्ट करोगे तो वो डेवलपर आपके सामने भी नहीं आएगा, ये भी फर्क पड़ता है। आज एज एन इंडिविजुअल पर्सन अजय प्रजापति कहीं फ्लैट ले रहा है, मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी कोई इधर उधर की कमाई तो है नहीं, मैं लूँगा। अगर मैं कोई बड़े बिल्डर के पास लेता हूँ, कभी कुछ अप्स एंड डाउन हुआ, मेरा टाइम पे डिलीवरी नहीं दिया उसने, या मेरे फ्लैट में काम सही से नहीं किया, मेरा कंस्ट्रक्शन सही से नहीं किया, तो डेफिनेटली वो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से चाहिए। हम वाया वाया का एक रास्ता बन के रह जाएंगे। छोटे डेवलपर्स को भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटे डेवलपर में दिक्कत ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये बंदा टाइम पे डिलीवरी दे देगा। यानी लॉक एंड किया, अपने हाथ में चाबी आ जाएगी, रहने आ जाएगी, आएगी या लेट आएगी, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। अंडर कंस्ट्रक्शन में जो लोग फाइनेंस ले लेते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम पे डिलीवरी मिले, ऐसे डेवलपर को ही चॉइस करें जिनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि उन्होंने पिछले 5 प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट, 6 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवरी दे दिया है। अक्सर मैं तो ये कहूँगा जो लोग एंड यूजर्स हैं, जो लोग लेने वाले हैं अगर, वो अपने यार दोस्तों, फ्रेंड में अपने बिल्डर से चेक कर ले रेफरेंसिंग की, भाई आपने जब इस बिल्डर के यहाँ फ्लैट लिया था आपको कितने टाइम में फ्लैट उन्होंने दे दिया था। क्योंकि जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन में फ्लैट लेते हो तो आपका डे 1 पे बैंक इंटरेस्ट लेना चालू कर देता है। तो सर ये जो बोलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया सर, जो ये प्री EMI सर, ये बहुत बड़ा अभी चल रहा है मार्केट। प्री EMI बेसिकली क्या है, एक तरह का आप जो पैसा लेते हो, अब कंस्ट्रक्शन लिंक होता है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग समझो 10 महले की है, आपकी अभी तक 6 महले तक का ही काम हुआ है, तो डिसबर्समेंट बैंक आपको 6 फ्लोर तक का ही देगा। समझो आपने 10 लाख लोन लिया तो 6 लाख दे दिया, बट 6 लाख पे इंटरेस्ट तो लेगी बैंक, यानी वो इंटरेस्ट पोर्शन नहीं जाएगा, ओनली इंटरेस्ट पोर्शन जाएगा, उस पर प्रिंसिपल का कोई लेना देना। फिर यानी वो 6 लाख जो लिए हैं, जो आपने वो एज किया, वो एज इट इज रहेंगे। 6 लाख रुपया आपका एज इट इज है, ऊपर से आप बिल्डर ने 2 साल बोला था, 5 साल लगा दिया, तो आप
स्ट्रेच हो जाएगा 5 पूरा। साल तक आप सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हैं, वो प्री EMI चलेगा। वो प्री EMI ही चलेगा जब तक आपका पूरा पैसा या 100% कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाता है, तब का आपका प्री EMI चलेगा। और प्री EMI सिर्फ वो इंटरेस्ट के बराबर है, इंटरेस्ट ही जाता है, आपका प्रिंसिपल एज इट इज रहता है। तो आपकी बिल्डर ने अगर लेट कर दिया तो आपका 20 साल का लोन वैसे भी 25 साल हो जाता है, यानी वो स्ट्रेच ही हो गया पूरा। वो स्ट्रेच ही हो गया ना। आज मेरी उम्र अगर समझो 35 साल है, मैं आज के टाइम पे लोन लिया 25 साल का, और बिल्डर ने ही मुझे मेरा काम देने में मेरा काम मतलब फ्लैट देने में ही 5 साल लगा दिया, तो मैं जब तक फ्लैट की चाबी मुझे मिल रही है तब तक मेरी उम्र हो जाएगी 40 साल। तो आइडियली मैं अगर सैलरीड पर्सन हूँ तो लोन तो मैं भर पाऊंगा 20 ही साल, लेकिन मेरा लोन दिखेगा 25 साल का। यानी ये स्ट्रेच भी हो गया, इंटरेस्ट भी गया। भी हो गया, पैसा भी गया, समय भी गया, और प्लस एक ऐसा समय आ गया कि 60 साल में आपका रिटायरमेंट हो रहा है, बट उसके बाद भी आपको 5 साल लोन भरना है। यानी बर्डन आ गया। बर्डन आ गया, इसको बोलते हैं ओवर बर्डन, ओवर लिवरेज, या फिर हमने ज़्यादा लाइबिलिटीज़ ले ली है अपने ऊपर, यानी मिसकैलकुलेट हो गया कुछ। मिसकैलकुलेट समझ लो। तो टाइम पे डिलीवरी वगैरह थोड़ा बिल्डर का देख के ही पैसा दे। कुछ चीज़ें लीगल एंड टेक्निकल में बचने के लिए हमें कभी भी बैंक से, ऐसी बैंक से फिनांस कराओ जहाँ से लीगल टेक्निकल प्रॉपर बिल्डर्स का चेक हो पाए। बिकॉज आप आइडियली आपको नहीं पता होता है कि इस प्रॉपर्टी में लीगलिटी क्या है, टेक्निकलिटी क्या है, वो नहीं पता होता है। तो एक बैंक आपको, जो आपका एडवाइज़र होगा, वो आपको प्रॉपरली सपोर्ट करेगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सही है या नहीं सही है, इन टर्म्स ऑफ लीगल, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल। एंड मैं तो यही कहूँगा, जो भी आदमी बैंक से पैसा लेते हैं वो कोशिश करे कम से कम लोन लेने का। ज़रूरत है उतना ही ले। ज़रूरत है उतना ही ले, बिकॉज लोन का जो नाम ही है वो लोन है। वो थोड़ा आप उसको 2-4 बार प्रोनाउंस करेंगे तो आपको पता चलेगा, लोन ना बट लोन है, दोनों भी है उसमें। आप ये कुछ नया सीखा सर आपसे। हाँ, ये एक ऐसा वर्डिंग में ही आपका है कि भाई आप लोन है वो, तो आप लोन है या फिर लोन है, दोनों भी आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। आपके माइंड में जैसा आएगा वैसे आप उसको समझ सकते हो। लेकिन लोन हमेशा कोशिश करें कम से कम ले। एंड अगर लोन को 20 साल के लोन को अगर आपको 6-7 साल में ख़त्म करना है तो प्री पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करें, यही एडवाइस करूँगा। प्री पेमेंट का ऑप्शन में हमेशा अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं EMI कम करवा के। अच्छा, ये सर आप ये डिटेल में बताइए। मेरा ये क्या होता है, समझो मैंने एक एग्जांपल, मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया 20 साल के लिए। अब 1 करोड़ का जब मैंने 20 साल का लोन ले लिया तो इन डे 1 पहला EMI हमारा जब जाएगा तो ऑलमोस्ट 98% मेरा सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा, 2% विल बी पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो अगर 1 करोड़ की EMI 1 लाख रुपए है तो मेरा 98,000 रुपीज़ कहाँ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में। ऊपर का 2,000 रुपया मेरा प्रिंसिपल में जा रहा है। समझो मैं ऐसे 10 महीना भरा, 15 महीना, 20 महीना, 2 साल पैसा भरा, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल कम होगा तो हार्डली 2-4 लाख रुपए, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा मैक्सिमम। मैं EMI तो भर रहा हूँ लाख रुपए महीना, साल में 12 लाख रुपए, 2 साल में 24 लाख रुपए। तो हमें जब भी प्री पेमेंट चूज़ करना है तो जब हम पैसा भरते हैं, समझो मेरे पास उस समय 5 लाख रुपए आया, मैंने जाके पार्ट पेमेंट कर दिया। अगर मैंने पार्ट पेमेंट कर दिया तो मेरी जो EMI, लोग क्या करते हैं कि EMI कम करवा लें, पैसा भर दिया भाई मेरा, EMI कम हो गया, बर्डन कम हो गया। एक्चुअली बर्डन कम नहीं हो गया, बर्डन बढ़ गया आपका। बर्डन कम नहीं होता है, जब आपने प्री पेमेंट कर दिया और आपने आपकी EMI कम करा ली तो बर्डन वो बढ़ गया। क्योंकि बैंक का धंधा चालू है, बैंक आपसे इंटरेस्ट उतना ही ले रही है। आपका प्रिंसिपल कम हो गया लेकिन आपसे इंटरेस्ट उतना ही ले रही है, क्योंकि आपका टेन्योर आज भी 20 साल का टेन्योर है। अच्छा, वो टेन्योर कम करना चाहिए। आइडियली वो टेन्योर कम करना चाहिए। ये सर मुझे आज पता चल रहा है, काफी अच्छा। डायरेक्ट प्रिंसिपल में इम्पैक्ट पड़ता है, प्रिंसिपल में इम्पैक्ट भी पड़ता है। और अगर आप टेन्योर कम करते हो तो जब आपका 5 लाख रुपए में अगर आपका 4 साल कम हो जाता है, 20 साल का लोन आपका डायरेक्ट 16 साल में हो गया, जो कि आप आने वाले 10 साल तक भरते थे पैसा, तब जाके वो आपका इंटरेस्ट पोर्शन आपका कम हो गया। इंटरेस्ट पोर्शन कम हो गया। अब जो 5 लाख कम हो गया, इंटरेस्ट तो उस पर लगना चालू हो गया ना। अगर आपने 1 करोड़ का लोन 5 लाख रीपे कर दिया, 95 पे इंटरेस्ट लगना चालू हो गया, तो आज के टाइम पे जब आपकी EMI जा रही है तो उसमें इंटरेस्ट पोर्शन कम जा रहा है, प्रिंसिपल ज़्यादा जा रहा है। यानी प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा। प्रिंसिपल बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप प्रीपेमेंट करेंगे वैसे वैसे प्रिंसिपल बढ़ेगा। तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि जब भी आप प्रीपे करें, कोशिश करें EMI उतना ही रखें, या EMI आप बढ़वा लें और ईयर कम करवाएं हमेशा, यानी टेन्योर कम करवाएं। टेन्योर कम करवाएं। 20 साल का लोन आप 5 साल भर दिए, 15 साल हो जाएगा, फिर और 2-4 लाख भर दीजिए और कम हो जाएगा।
हर साल कुछ ना कुछ पार्ट पेमेंट करे, या हर साल नहीं तो अच्छे जो लोन चलाने वाले होते हैं, जिनको लोन चलाने आता है, वो 20 साल का लोन 5-6 साल में इसीलिए ख़त्म कर पाते हैं क्योंकि वो हर 2 साल, 1.5 साल, 1 साल में पार्ट पेमेंट करते हैं। भले ही आप कम करो बट कुछ ना कुछ पार्ट पेमेंट करो, उससे आपके डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड बैंक आपका एक हिस्ट्री भी रखती है कि भाई बंदे की कैपेसिटी है, जो मैंने आपसे शुरुआत में बात की, इंटेंशन है, कैपेसिटी। तो बैंक को वापस से पैसा देने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका इंटेंशन उसने देख लिया कि आप टाइम पे पे करते हो। कैपेसिटी आपकी इससे चेक कर ली और ज़्यादा कि आप हर साल 2 साल में प्री पेमेंट भी कर रहे हो। यानी आप चाहते हो कि जल्द से जल्द मेरी लायबिलिटीज़ कम हो जाए। और हालांकि बैंक को इससे नुकसान होता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट कम होता है। ये तो सर मैं पूछने वाला था कि सर आपका काम ही वो है, फिर भी आपने बताया। इसलिए बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लोगों के लिए ये बेनिफिट है। कहीं ना कहीं लोग बहुत सारी गलतियाँ हाउसिंग लोन में तो ये कर ही लेते हैं, पर्सनल लोन में चाहे जैसे चला ले लोग इधर उधर क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के होते हैं, बिजनेस लोन भी शॉर्ट टर्म होते हैं, बट हाउसिंग लोन में अक्सर, हाँ, बिकॉज हम भी लोगों को देखते हैं जब बैंकों में प्री पेमेंट करने आते हैं तो लोग हमेशा यही बोलते हैं मेरी EMI कितनी कम होगी, जबकि उनको रिवर्स सवाल करना चाहिए मेरा ईयर कितना कम होगा। यानी ये वाइस वर्सा ओला हो गया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कल क्या होता है, पब्लिक वही चलते आ रहा है, भाई मैं 5 लाख भर दूंगा मेरा 5,000 EMI कम हो जाएगा। यानी वो जो बात करने में हमको लग रहा है हम EMI कम कर, वैसा ही है। सर मेरे को अभी आपने लोन बताया, ये जो चार्जेस लेते हैं, ये NOI चार्जेस, ये चार्जेस जो बढ़ाते जा रही है सरकार, कस्टमर देने में बहुत दिक्कतें करता है। ये भी बहुत मैंने अभी हम लोग के रिसर्च से पता चला है। कस्टमर देने में दिक्कत नहीं करता है, कस्टमर को पता नहीं होता है। कस्टमर को जब फिनेंशियल एडवाइज़र अगर वो बताएगा कि ये आपका चार्जेस जो आप भर रहे हो ये किसके लिए है, अगर जब तक कस्टमर के माइंड में ये रहेगा ये बैंक चार्ज कर रही है और बैंक की इनकम है ये, तब तक कस्टमर ये सोचेगा कि यार बैंक ने बड़ा चार्जेस ले लिया, मेरे से 2% ले लिया, 1.5% ले लिया, 1% ले लिया, उसके माइंड में बना रहेगा ये। कस्टमर को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई आपका जो ये 0.5 चार्जेस है, जो नोटिस ऑफ इंटीमेशन जिसको आपने NOI कहा, ये आपकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए है। आज बैंक के पास आपने पेपर दे दिया है, बैंक के और कमलेश जी के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि भाई आपका पेपर मैंने रख लिया, कमलेश जी को पता है कि मैंने पेपर दे दिया, ये 2 जन जानते हैं। क्या तीसरा गवर्नमेंट विटनेस है? हम कहते हैं जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसमें भी तो 8% चार्जेस जाते हैं। हाँ सर, वही गवर्नमेंट लेती है ना, आदमी क्यों भर देता है? हाँ, मैं बोलता हूँ इसमें भी वही रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, बट इसमें भरने में लोग सोचते हैं उसमें 8% क्यों भर देते हैं। रीज़न उसके पीछे यही है कि वहाँ लोगों को पता है कि भैया मुझे भरना है, एक्चुअल में उनको ये नहीं पता है कि मैं एक गवर्नमेंट विटनेस तैयार कर रहा हूँ मेरा, यानी ये प्रूफ ऑफ मॉर्गेज, प्रूफ ऑफ खरीदी खत, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड, प्रूफ ऑफ ATS, व्हाटएवर। आज मेरा और कमलेश जी का अगर कोई एग्रीमेंट बनता है, अगर मैं उस पर रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को भरता हूँ तो गवर्नमेंट मेरा एक सरकारी गवाह है कि इन दोनों के बीच में ये चीज़ डील हुई है, उसी का वो चार्जेस लेता है। सेम जब नोटिस ऑफ इंटीमेशन बैंक बोलती है कस्टमर को करने को, तो कस्टमर को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपने लोन लिया, आपका ओरिजिनल प्रॉपर्टी का पेपर, पूरी कमाई, पूरे जीवन भर की कमाई का आपने जो खरीदा है, घर, आपका छत, वो प्रॉपर्टी पेपर बैंक आपसे रख रही है, तो आप 101% उसका आप जहाँ से आपने रजिस्ट्री कराया वहाँ पे आप नोटिफाई ज़रूर करवाइए, उसका इंटीमेशन उनको दीजिए कि मैंने ये प्रॉपर्टी मेरी फला बैंक में इतने लोन के अगेंस्ट में मॉर्गेज किया है। उसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होता है, उसमें सिर्फ इतना ही होता है कि वो एक और आपका गवर्नमेंट विटनेस होता है जिसको पता होता है कि आपका ओरिजिनल पेपर इस बैंक में इतने पैसे के अगेंस्ट में इस घर पे दिया गया है। यानी सरकार को ये पता हो गया पहले स्टेप पे कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी ली, लोन लेने के टाइम पे ये NOI कर दिया, तो सरकार को पता चला कि आपने लोन लिया, ये डॉक्यूमेंट इनके पास, हाँ, ये डॉक्यूमेंट आज XYZ बैंक के पास पड़े। हाँ, आज ये डॉक्यूमेंट कमलेश जी के पास नहीं है, ये डॉक्यूमेंट आज कमलेश जी के उनके पास हो गया है, बैंक के पास है। तो गवर्नमेंट एक विटनेस हो जाता है, तो उसके जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो चार्जेस, वो चार्जेस कस्टमर को काफी कम से सर रातों रात कुछ बढ़ गया, बढ़ा दिया था महाराष्ट्र स्टेट का बढ़ गया। महाराष्ट्र स्टेट में थोड़ी लाइबिलिटीज लैंड की आ गई थी बिकॉज ऑफ म्हाडा का कुछ कैलकुलेशन था। बीच में आपने सुना होगा कि म्हाडा इतने घर बना के डेवलप कर रही है। हाँ, चल रहा था। म्हाडा जो है वो नोडल ऑफिसर है महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड का, तो कुछ डिलीवर्ड नहीं हो पाए टाइम पे, जिसकी वजह से भी थोड़ी
गवर्नमेंट पर करते लोड हुए। आने की वजह से उन्होंने थोड़ी थोड़ी स्टैम्प ड्यूटी सब जगह बढ़ा दी। और चूंकि पहले क्या होता था, लोग घर कम खरीदते थे, बट 2010 के बाद देखा गया है लोगों की घर खरीदी में काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। बीच में सोचा गया था कि लॉकडाउन में कम हुआ है, लेकिन लॉकडाउन में भी एवरेज चला। काफ़ी पिकअप आ गया अभी तो। लॉकडाउन के बाद काफ़ी पिकअप आ गया, हालांकि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है अभी इन टर्म्स ऑफ महाराष्ट्र मुंबई। ये साल क्या लग रहा है सर प्रॉपर्टी? एवरेज ही चल रहा है अभी, और 2 साल ऐसे ही रहेगा। 2025 में थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, बाकी 2019 से लेकर 2024 में लोगों को अगर सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि नुकसान भी नहीं है, एज इट इज़ उनका इन्वेस्टमेंट है। बट प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो उसमें ये नहीं सोचना है कि मुझे 2 साल में मेरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ही बनाए रखें। 10-15 साल के लिए मोटा मोटा समझ। मोटा मोटी कम से कम कोई भी प्रॉपर्टी लो आप तो 15 साल के लिए रखो। कहीं भी प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम 15 साल, बिकॉज वहाँ पे जहाँ पे आप ले रहे हो आज के टाइम पे, जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉपर्टी पे, वहाँ आजू बाजू का सबर्बन्स, आजू बाजू की अमेनिटीज डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का टाइम ज़्यादा है। गवर्नमेंट का जो टाइम साइकिल होता है 10-10 साल के होते हैं। तो 2018 में जो लेआउट बने थे, अगर मैं KDMC की बात करूँ, हम लोग जिस एरिया में बैठे हुए हैं KDMC में, 2018 का 2028 तक का प्लान है, जहाँ पे आपने देखा होगा कल्याण स्मार्ट सिटी, कल्याण डोंबिवली स्मार्ट सिटी, उस टाइप का काम चल रहा था। 2028 तक, 2025-26 से इसका अप्रिसिएशन दिखने लगेगा, बिकॉज काफ़ी सारी अमेनिटीज़ रेडी हो जाएगी गवर्नमेंट की, तो पब्लिक को थोड़ा इसका फ़ायदा मिलेगा। सर अभी मेरा और एक क्वेश्चन है, इसमें आपने लोन में बताया, NOI चार्जेस बताया, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मिस आउट करते हैं आज की जनरेशन। समझ बड़ा सब्जेक्ट है ये, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। आज एक कोई आपके घर में गाड़ी होगी, बाइक होगा, आप शोरूम से निकलने से पहले ही आप इंश्योरेंस ले लेते हैं। कंपलसरी है सर? कंपलसरी है। हाउसिंग लोन में या किसी भी लोन में हमेशा इसलिए इंश्योरेंस लेना चाहिए कि आप तो आज हैं, बट कल का भगवान ना करे कुछ हुआ तो आपके बाद क्या। आपने जो सपने बनाए, आपने जो सोच बनाई, आपने जो छत बनाए, क्या वो छत रहेगा अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया? क्या आपकी फैमिली रीपे करने में कैपेसिटी है? आप वो दिन सोच के देखो। आज भी हमारे बैंक में, फिनेंस में ऐसे बहुत से कस्टमर आते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में इंश्योरेंस, देखो बैंक को तो क्या है, बैंक का काम है बताना कि भाई इंश्योरेंस लीजिए। बैंक आपको हाउसिंग लोन में या लाइफ में कभी भी फोकस बहुत ज़्यादा नहीं करेगा कि आप लो या ना लो, बट ये है बैंक आपको बता देगा कि ये आपका जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे और जितना टेन्योर है उतने साल के लिए आपकी लाइफ का इंश्योरेंस हमारे सेफ्टी नेट है। सेफ्टी इन हैंड रखिए। कल का कभी कुछ हो गया तो हम आपके परिवार को, आपकी फैमिली को तकलीफ ना दे। ना हमें तकलीफ आए, ना आपको, आपकी फैमिली को। मेन बैंक का इंटेंशन ये होता है हम तकलीफ ना दे। कहने का मतलब है कि भाई जब हम तकलीफ में रहेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। तो इसलिए बैंक हमेशा ये सोचता है कि अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लेम आ जाते हैं कि सर मेरे हस्बैंड ने लिया तो होगा इंश्योरेंस। बोला भाई नहीं लिया है, या आपने दिया क्यों नहीं है इंश्योरेंस? जबकि बैंक तो हमेशा सजेस्ट करता है लोगों को कि भाई इंश्योरेंस आप इस टेन्योर के लिए आप ले लो, बट कभी ज़्यादा लोग गाइडेंस मिसगाइड कर देते हैं लोगों को। तो मैं यही कहूँगा लोगों को कि मिसगाइड नहीं हो। बैंक उस समय आपको फैसिलिटी देती है कि आपके पास पैसा नहीं रहता है इंश्योरेंस का, फिर भी बैंक उतना फिनांस भी करके देती है कि चलो जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो आपको महीने महीने भरने को आएगा, आप इसका लाइफ इंश्योरेंस सर फिर भी कितना एक अगर छोटा सा ऑन एन एवरेज आप समझो कि अगर आपने 50 लाख का घर लिया है तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपया इंश्योरेंस आपका 20 साल के लिए आएगा। लाइफ 400-500 रुपये भरना है या 700-800 के करीब 600 रुपये महीने का आएगा पैसा, ये आपको भरने को आ सकता है। यानी ये सिक्योरिटी हो गई अपनी फैमिली के लिए। अगर आपको इन बिटवीन कुछ होता है, आपका एक एसेट बन गया ऐसा जो आपका रिकंसिलेशन 0 पे होगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि रिकंसिलेशन हो गया तो आपका घर ही चले जाएगा। हम यानी 50 लाख की गारंटी 2 लाख रुपया भर रहे हैं तो सेफ्टी है, सेफ्टी है, पूरी सेफ्टी है। और साथ में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है जो बैंक खुद से लोन लिंक रहता है ना सर, कैसे रहता है? टाइप रहता है, हर एक बैंकों का अपना टाइप रहता है कि भाई मेरा XYZ कंपनी के साथ टाइप है, आप उनसे लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट इसलिए मिल जाता है कि आप जब नहीं रहते हो तो आपकी फैमिली वाया जाके सेटल कराने में परेशान ना हो। जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है वो आप उनको सूचित कर दो
कि फला व्यक्ति का डेथ हो गया है या कुछ, उसका जो पेपर वर्क करना है वो कर सारा दीजिए। पेपर वर्क वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करता है और आपको सपोर्ट करता है कि आपका रिकन्सिलेशन हो गया। इवन ये भी करता है कि कभी इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि समटाइम्स कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं कि आपका होने के बाद समझो कुछ हो गया घर में और सेटल करने के बाद कुछ पैसा आपको मिल भी जाता है। इस तरह की पॉलिसीज़ भी मार्केट में है। अगर जो लोग चाहते हैं उस तरह की पॉलिसी लेना तो ज़रूर वो अप्रोच करना चाहिए यानी, करना चाहिए। क्योंकि ये मिसगाइड वाला बहुत दिक्कत है। मिसगाइड क्या होता है, कस्टमर खुद नहीं होते, कस्टमर को लोग कर देते हैं। अभी मेरे दोस्त समझो कमलेश जी है, अब कमलेश जी किस तरह के विचार मेरे ऊपर रखते हैं, वो जब मैं लोन लेने गया और मैंने कमलेश जी से सलाह ली कि यार कमलेश भाई वो तो यार 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहा है बैंक वाला, तो आप बोलोगे यार 2 लाख नहीं लेना चाहिए, वो तो 50,000 में हो जाता है, नहीं तो मत लो, मैंने तो नहीं लिया था इंश्योरेंस। बट यार ये नहीं रहता है ना पता कि इनको इंटरलिंक है, उसमें कितना हेल्प मिल सकता है। आप हो तब सारा चीजें अलग है, और आप नहीं हो तो बहुत सारी चीजें नहीं। सबसे पहले फैमिली को तो, और कभी भी आपने इंश्योरेंस लिया तो अपनी फैमिली को बता के रखो कि इस चीज़ पे मेरा इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, इतना मेरा टर्म इंश्योरेंस है, इतना प्रॉपर्टी का मेरा जो लोन है इसका इंश्योरेंस है इतना, या आप फैमिली को बता के रखो। बहुत सारी हमारे बैंकों में फिनेंस में कस्टमर आते हैं, सर आप चेक करके बताएंगे क्या इस पे इंश्योरेंस लिया था क्या, पता ही नहीं है, नहीं अवेयर ही नहीं है। सोचो अवेयर नहीं है वो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ये सब चीज़ें हैं जो क्रिटिकल टाइम पे काम आती है वो आप अपने फैमिली को बता के रखो। हालांकि फैमिली कभी भी ये सब चीज़ें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहती है सर, उनको पता ही नहीं होता क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ, एक वो भी रहता है और एक ये रहता है कि मैं अब समझो मैं मेरी वाइफ को बोलूँगा मेरे मरने के बाद ये पॉलिसी है, तो बोलेगी ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, मेरे को पॉलिसी नहीं चाहिए, तुम ही चाहिए। नहीं 100% मतलब की बात है सर। इंडिया जो भारतीय महिलाएं होती है उनका इमोशंस अलग होता है, बट फिर भी आप जैसे बता के रखो कि भाई ये है, ये सबसे इनको जानकारी होनी जरूरी, अवेयरनेस के लिए जानकारी जरूर रखनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे कहेंगे कि इंश्योरेंस, नोटिस ऑफ इंटीमेशन, ये जो 2 चीज़ें हैं हमेशा करनी चाहिए। चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस लो प्रॉपर्टी के साथ में, चाहे आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस रखो, प्रॉपर्टी तो कभी नहीं भी रखा तो भी एक बार चल जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे दुनिया भर की गवर्नमेंट की भी स्कीम रहती है कि प्रॉपर्टी वहाँ भूकंप आ गया तो कुछ हो जाएगा या जो भी है उस तरह का। टाइम मैनेजमेंट सर आपका बहुत अच्छा है, मैं हमेशा मिलता हूँ आपसे, बहुत इंप्रेस रहता हूँ। टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट इसको नहीं कहेंगे, इसको तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने आप को टाइम के अंदर मैनेज करता हूँ। टाइम मुझे मैनेज कुछ नहीं करता है, यानी हमें अपने आप को मैनेज करना है। हाँ बेसिकली आज आपके पास भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 12 घंटे हैं, फिर 6 से 6 12 घंटे, मतलब आपके पास भी 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 ही घंटा है, और जो आदमी सबसे ज़्यादा बिजी है उसके पास भी 24 घंटा है, और जो आदमी सबसे ज़्यादा फ्री है उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तो क्या है ना कि अभी बहुत सारे आपने इवेंट देखे होंगे, अब आप इतनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इवेंट आपने देखे होंगे, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चे हो जा रहे हैं, कोर्सेज तो टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। हाँ सर, उसका कोर्सेज बिक रहे हैं अभी, उसके कोर्सेज बड़े बड़े बिक रहे हैं, बुक्स लिखी जा रही है, चैनल चल रहे हैं, एपिसोड पे एपिसोड बनते जा रहा है। बड़े बड़े जो मोटिवेटर स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो लोग आके बड़े बड़े ज्ञान दे के चले जाते। भाई बहुत ही सिंपल है, टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, अपने आप को उस टाइम के अंदर मैनेज कर लो, यही सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट है। दैट मीन्स अनवांटेड वर्क्स, जैसे अब मैं मेरी ही बात करूं तो मैं मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, 3 लाइफ बहुत ही आसानी से चलता है। मॉर्निंग जो भी है, मैं मॉर्निंग 6 o'clock उठ जाता हूँ, अगर मैं मेरे ऊपर जाऊँ तो 6 o'clock उठता हूँ, 6 to 7 थोड़ा मेडिटेशन, लोगों के साथ घूमना टहलना, वॉक जाना यहाँ वहाँ, वो हो जाता है। 7 to 8 में मेरा ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट सब कुछ हो जाता है। मेरी श्रीमती जी बराबर 7 से 8 के बीच में, वो मेरे यहाँ की लोग बोलते हैं वो होम मिनिस्टर, मेरे यहाँ के तो वो हेल्थ मिनिस्टर है। अच्छा, यानी अनुशासन बना रहे। हाँ, क्योंकि खान पान जो चलता है ना वो किचन से ही चलता है। अगर आपका किचन में खान पान सही होगा ना तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो वो किचन में वही चीज़ बनाएंगे जो मेरे हेल्थ को सूट करेगा। अब इतना तो जानी गई होंगी ना मेरे हेल्थ को क्या सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा। तो 8 बजे तक मेरा ये सब हो जाता है। 8 से 9 के बीच में मैं थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर एंड ऑल दैट देख लेता हूँ, एंड उसके बाद फिर ऑफिस गया। ऑफिस से दिन भर 9 से 6 बराबर काम के टाइम सिर्फ काम। जिसका मुझे मंथ एंड में जो मुझे मैसेज आता है सैलरी का, उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो सैलरी क्रेडिटेड, तो वो बड़ी मैं ईमानदारी से और बहुत ही पूरी अपनी निष्ठा के साथ वो काम करता हूँ।
और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो देखती भी है कि अजय जी का काम जो है वो बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही सही ढंग से करते हैं। तो वो भी मुझे उतना ध्यान रखती है और उन्होंने भी मुझे टाइम पे जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एज एन एक ऑर्गेनाइजेशन से जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है वो एज एन इंडिविजुअल पर्सन्स का वो मेरा पूरा करते थे। अभी आप आवास फाइनेंस में है ना सर अभी फिलहाल? अभी मैं आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड में एज ए असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो मुंबई का सेल्स देखता हूँ, पार्ट ऑफ होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये 2 प्रोडक्ट है जो हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में बेसिकली डील करती है हमारी कंपनी। एंड इट्स एन पार्ट ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अर्लियर द नेम वाज AU हाउसिंग फाइनेंस। एज ऑफ नाउ इन सिंस 2018 द नेम इज आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड। इनके MD एंड CEO है सचिंदर बिंदर। अर्लियर वो सुशील अग्रवाल जी थे, उन्होंने लेफ्ट किया। आफ्टर दैट सचिंदर बिंदर इज ए CEO। एंड वो भी बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बड़े हेल्थी वाले वो है। तो उनको देख के मुझे भी कभी कभी बड़ा मोटिवेशन आता है। वो आज भी वो 21 किलोमीटर का मैराथन दौड़ते हैं। मैं तो जाता हूँ चुपके से 5 किलोमीटर दौड़ के चले आता हूँ लेकिन जाता हूँ तो उनसे एक मोटिवेशन मिलता है मुझे कि जाना चाहिए, सोशल वर्क करनी चाहिए। सोशल वर्क की चीज़ें बहुत बार उन्होंने नोटिस किया है कि अजय ने सोशल वर्क बहुत सारे किए हैं। अच्छा, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे सोशल वर्क जो CSR होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है, वो हमारी कंपनी में भी है। हर एक कंपनियों में होती है, एज एन लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में। तो वहाँ पे CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं मुंबई में मतलब ये तो नहीं कह सकते बहुत अच्छे से, लेकिन मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेकर कोशिश करते हैं। मैं इनिशिएटिव्स लेके हमने एज एन आवास फाइनेंशियर्स के माध्यम से हमने लोगों को हेल्प आउट किया हुआ है। काफ़ी सारे लेबर्स को हमने उनके सेफ्टी किट्स दिए हुए हैं, कुछ हमने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशंस किए हुए हैं। लेबर्स इन द सेंस जो ऐसे लेबर्स जो कहीं ना कहीं वो उनको खरीदने के लिए जो जैकेट होते हैं उनके, आप सेफ्टी वाला देखो, हेलमेट, शूज़ होते हैं एंड ग्लव्स होता है। फिर वो सब चीज़ें हमने करीब करीब लोगों में यहाँ पे लेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। प्लस बहुत सारे जगहों पे हमने फूडीज़ वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कुछ ऐसे जगहों पे हमने जहाँ पे हमने देखा है कि साफ़ सफाई नहीं होती है, वो सरकारी प्लेस है जहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं ध्यान दे पाती है, वहाँ पे हम लोगों ने क्लीन टॉयलेट, बाथरूम काइंड ऑफ वो सब चीज़ें भी हमने CSR के अंतर्गत काम किया हुआ है। वो सब इनिशिएटिव आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने ही लिया था बॉम्बे में, जो काफ़ी अच्छा रहा। एज वेल एज हमने हेल्थ के लिए कॉन्सेप्ट चलाया विद इन आवास एम्प्लॉय में। हमारे जो आवास, हम लोग जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं उनको हम लोग आवासियन बोलते हैं। अच्छा। तो हमारे इंटरनली हम लोग बोलते हैं कि जो भी लोग आवासियन है वो इस मैराथन में पार्टिसिपेट करें। जो भी लोग आवासियन है वो हम क्या करते हैं, कभी महीनों में क्रिकेट विकेट रख देते हैं 2-4 घंटे का, तो पैसे के साथ साथ एन्जॉयमेंट दोनों मिल जाता है। यानी मेंटल और फिजिकल दोनों भी हो जाता है, हेल्थ भी वेल्थ भी दोनों मेंटेन हो जाता है। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने काफ़ी सारे वर्क किए जो बिटवीन 9 to 6 होता है। तो इसके अलावा मैंने 6 to अदर्स टाइमिंग के लिए मैंने एक अलग अपनी दुनिया बना रखी है। तो मैं 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे के बाद जब मेरा ऑफिस आवर्स ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं अपनी अलग दुनिया में रहता हूँ। वो दुनिया मेरी ऐसी है कि एक सोशल वर्क मेरा हॉबी बन गया है। सर ये बना कैसे, ये आपने बताया बन गया है या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है जो बना इन द सेंस कि डेफिनेटली किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहेगा तो वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। तो मेरा इंटरेस्ट जब मैं प्रीवियसली बंधन में था तब से थोड़ा थोड़ा मुझे लोगों को देख के एक इंसानियत वाली फीलिंग आती है यार कि आज इस आदमी को इतना हेल्प हो जा रहा है, ये आदमी कर ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी लिमिटेड, भाई मेरा भी लिमिटेड दायरा था, बहुत ही सीमित दायरे के अंदर हमें काम करना है। बट मैं जब तक उस डेस्क पे हूँ, जब तक उस डेजिग्नेटेड पे हूँ, मैं लिमिटेड दायरे में ही काम करूँगा। आज भी मैं आवास में एज एन AVP हूँ तो मेरा एक सीमित दायरा है, मैं उतने में ही काम कर पाऊँगा, वही चीज़ कर पाऊँगा जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट में आएगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे करना है, बट उस कोड ऑफ कंडक्ट में ना रह के मैं बाहर आके ऑफिस आवर्स के बाद तो मेरी पर्सनल लाइफ को मैंने एक, लोगों की 2 ही लाइफ होती है, एक पर्सनल और प्रोफेशनल, मैंने एक और लाइफ बना ली, मेरी सोशल लाइफ। यानी 3 लाइफ जी रहे हैं। फिर तो सर कैसे भाभी जी कुछ बोलते नहीं है घर पे? और नहीं, वो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। कैसे सर? अगर मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, अगर वो उस चीज़ से हैप्पी नहीं है, वो उस चीज़ से कहने का मतलब मैं हर एक उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अगर वो सोशल वर्क कर रहे हैं और अगर उनका परिवार उस चीज़ से खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गलत रास्ता है उनके लिए। सबसे पहले आप परिवार को खुश रखो, अपने फैमिली को खुश रखो, अपने बच्चों को खुश रखो,
अगर उनको आपके काम में रुचि आ रही है कि हाँ ये जो कर रहे हैं इससे उनको भी वो भी मोटिवेट कहीं ना कहीं होते हैं, और वो मोटिवेट तब होंगे जब आप अच्छा कार्य करेंगे, सोशल वर्क करेंगे निस्वार्थ भाव से। 2 तरह का सोशल वर्क होता है। अगर मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, समझो मैं कमलेश जी के साथ जुड़ रहा हूँ, मेरा स्वार्थ है कि कमलेश जी के साथ 1 महीने 2 महीने घूमूंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो छोड़ दूंगा, तो उस स्वार्थ में शायद हो सकता है कि आपकी फैमिली ना खुश रहे। बट जब मैं निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करूंगा, कहीं जाके हेल्प करूंगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, उसका रिवार्ड्स ये होता है कि कहीं आप समझो ट्रैवल कर रहे हो। आज मैं जिस तरह का सोशल वर्क करता हूँ, एक आपको अभी ताज़ा बात बताता हूँ। मैं एक बार ऐसे ही बॉम्बे से कुछ बहुत अर्जेंट में मुझे जाना पड़ा था मध्य प्रदेश स्टेट में मेरी फैमिली के साथ में। तो उस समय क्या था, वाइफ भी कहीं बाहर थी, मैं भी कहीं बाहर था, बाहर से ही निकलना था। तो हमने फिर प्लान किया कि ठीक है ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से जाए, निकल गए। तो हमारा एक सोशल वर्क का कनेक्टेड लोगों का ग्रुप से हमने उसमें एक मैसेज डाला कि फला टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो उस समय मेरी फैमिली साथ में थी, मेरे भाई सब साथ में थे, ऐसे सब लोग साथ में थे। हम लोगों ने कुछ खाने का ना कुछ प्रबंध नहीं था, ऐसे ही नहीं था, मैं था। ऑफिस से आया, वाइफ कहीं और से आ रही है, बच्चा स्कूल से आ रहा है, डायरेक्ट जाना है, अर्जेंट निकलना है। तो घर पे गए नहीं, सब निकल गए। तो रास्ते में लोगों ने सिर्फ मैंने यही कहा कि मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा अर्जेंट है, ऐसा है तो देख लेना। फिर ये हुआ कि ट्रेन जिधर से जा रही है, हर स्टॉप पे रूट पे हर 1-2 स्टॉप पे लोग मिलते गए और लोगों ने चीज़ें देते गए कि आप बस बताइए क्या ज़रूरत है। कहीं से हमें बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए चादर आ जा रही, कहीं से खाना आ जा रहा है, घर से बना हुआ पूरी सब्जी खाना। मतलब वो एक खाना तो ठीक है पेट भरने के लिए, बट जो लोगों का प्यार है ना वो बहुत डिफरेंट। सर पैसा दे के भी प्यार नहीं मिलता है, ये तो मिलता। और उस समय जब मेरी वाइफ ने, मेरे अदर फैमिली ने देखा वो चीज़ें कि ये अजय ने वर्क किया है, तो वो सबसे बड़ा प्राउड फील का समय होता है। अगर मैं वो शायद स्वार्थ के भाव से कहीं किया रहता कार्य, तो शायद है कि लोग मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते या देख के इग्नोर कर देते। बट लोगों ने याद रखा, चाहे सुबह 4 बजे ट्रेन कहीं पहुंच रही है तो भी 4 लोग आ रहे हैं, रात को 2 बजे पहुंच रही है तो भी लोग, ठंडी के मौसम में भी 2 बजे बराबर। वो मध्य प्रदेश में जबलपुर में कितनी ठंडियाँ हैं, जब ट्रेन महाराष्ट्र से जाती है तो वही रूट से जाती है एमपी के लिए, फिर भी लोग वहाँ पे आके रिसीव कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरत है हाल चाल कर रहे हैं। नहीं कुछ कर रहे फिर भी लोग मिलने आ रहे हैं कि भाई आप ट्रेन से आ रहे हो तो हम भी मिलेंगे आपको स्टेशन पे। तो वो एक अलग होता है। ये सब चीज़ें जब घर की फैमिली मेम्बर्स देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होता है कि आज मेरा जो परिवार का ये मुखिया है वो कहीं ना कहीं घर परिवार भी चला रहा है, साथ में देश की जो हिस्सेदारी भागीदारी बन रही है, देश में जो कार्य अन्य कार्य हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सहभागिता निभा रहा है। बिकॉज सोशल वर्क एक भारत देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। कि बहुत सारे आज बीजेपी के पास भी सोचो आरएसएस क्यों है, आरएसएस कुछ नहीं है, वो भी सिर्फ यही है कि एक स्वयं सेवक है। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, किसी का उनको पगार नहीं मिलता है, कुछ वेतन नहीं मिलता है, बट उनको सेवा करने की इच्छा है। तो ये मोटिवेशन मुझे घर से बहुत ज़्यादा मिलता है। और मेरी वाइफ वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि आप जितना टाइम देना है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैंने कभी भी कह दिया संडे सैटरडे, उनको पता रहता है कि इनका संडे सैटरडे बुक है, तो अगर उनको मेरा संडे सैटरडे लेना रहता है तो वो पहले 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले बता देती है कि ये वाला संडे आप मत बुक रखना, ये संडे हमें ये काम करना है। घर की, चूँकि घर की भी बहुत सारे काम होता है, हालांकि वाइफ काफ़ी सारा कुछ मैनेज कर लेती है, बट फिर भी ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं जो मुझे करना रहता है। तो वो मैं जो टाइम पे उन्होंने बोल दिया वो टाइम कर दिया, तो वो खुश रहती हैं। तो वो खुश है तो मेरा बाहर की लाइफ आसानी से नहीं आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सर ये ऐसा है कि अच्छा कर्म हो रहा है अपने हाथ से, तो कहीं ना कहीं बोलता है ना कि अपने वापस कहीं ना कहीं आता है, ये जुड़ता है आदमी। एक ना मतलब वाइब्स होता है कि मैं अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मैं शायद हो सकता है कि मैं किसी से विचार अगर कुछ मैं करूँगा मन में कि ये मुझे कार्य करना है, तो शायद वो स्टार्टिंग में लगेगा मुश्किल। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मेरा कुछ पर्सनल वर्क्स ऐसे रहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ करने का, बट समटाइम्स फिनेंशियल, समटाइम्स अदर रीजंस की वजह से मन में आता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट यस, थोड़ा टाइम 6 महीने की जगह 8 महीने 9 महीने 10 महीने लग जाएगा, बट वो कार्य हो जाता है अगर वो
सच्ची भावना से और अच्छे अच्छे तरीके से, अच्छे विचार और अच्छे विचार से आप सोच रहे हो तो वो कार्य होता है। और इसके जो सोशल वर्कर रिवार्ड्स होते हैं ना, वो यही सब रिवार्ड्स होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान में मानता हूँ भगवान को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाता नहीं हूँ। वो टाइम मेरा पूरा बचता है। तो मुझे जब लोग कहते हैं कि आप फला टाइम पे चलो मंदिर के दर्शन कराते, तो मैं मंदिर का दर्शन उस वक्त तो नहीं, लेकिन करूँगा ज़रूर जब उस एरिया में किसी का सोशल वर्क रहेगा, उसके माध्यम से। यानी दोनों काम हो जाए। दोनों काम हो जाता है। अदर स्टेट में भी जब सफ़र करता हूँ तो मैं यही करता हूँ कि मैं उस स्टेट में जा रहा हूँ, लोग बोलते हैं उस स्टेट में फला जगह घूमने का बहुत अच्छा। आपकी श्रद्धा किसमें है सर? तो हम यही कहते हैं कि हमारी श्रद्धा, सबसे ज़्यादा श्रद्धा मेरी सोशल वर्क में है। नहीं, लेकिन तो सर मेरे लिए जो गॉड है ना, मेरा सोशल वर्क ही है। मैं अगर सोशल वर्क पे जाके अपना काम कर लिया तो मैं समझता हूँ कि मैंने वो धाम का दर्शन करके आ गया। क्या बात है। तो मैं उसमें ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। और मुझे वहाँ की जो ब्लेसिंग होती है ना, जब मैं किसी का हेल्प करके निकलता हूँ, शायद वो व्यक्ति मुझे मिला भी नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों की हमारी NGO के माध्यम से हेल्प हो जाती है, जिनको ना हम कभी मिले रहते हैं ना कभी देखे रहते हैं। सिर्फ वाया सूचना आती है और उनको एक फिनेंशियल सपोर्ट पहुँच जाता है। आज कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके पास पैसे नहीं है, घर के गहने बिक गए हैं, घर गहने पे चले गया है, सब कुछ हो गया है, फिर भी हॉस्पिटल से उनका परिवार का व्यक्ति अगर डिस्चार्ज नहीं होता, उस समय अगर फिनेंशियल हेल्प हमारे NGO के माध्यम से होती है, हमारे जो सदस्य हैं, जो मेंबर है, वो सब लोग मिल के देते हैं, तो वो एक अमाउंट जब हॉस्पिटल में क्रेडिट होता है तो उस परिवार को ये नहीं पता होता है कि कहाँ से ये हेल्प आई, लेकिन हॉस्पिटल वाला ये कहता है कि आपका डिस्चार्ज हो गया है, आप लेके जा सकते हैं, आपका फाइनेंशियल सबसे पैसा ब्लेसिड हो गया है। ब्लेसिंग बोल दो या बहुत बड़ा ब्लेसिंग उनके दिल से निकलता है, तो वो किसी उसका वैल्यू भगवान के दर्शन से मतलब कंपेयर में कुछ चीजें बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा आ गए हम। तो वो उस तरह की हमने 2017 में जब हमने 16 में हमने जब NGO बनाया, 2016 से लेके अब तक करीब 150 से ज़्यादा लोगों को हमने फिनेंशियल हेल्प किया है। हमारी कोशिश होती है हम हर महीने या हर 45 दिन में एक व्यक्ति को फिनेंशियल हेल्प करें। अब चाहे वो अमाउंट 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ भी हो, बट फिनेंशियल हेल्प हो इन टर्म्स ऑफ ज़रूरतमंद आदमी होना चाहिए। यानी उसकी ज़रूरत के टाइम पे, सही टाइम पे उसको हेल्प, सही टाइम पे सही व्यक्ति को हेल्प बहुत ज़रूरी है। अब मैं मंदिर में जाके 1 करोड़ रुपए बांट के आ जाऊँ, शायद वो मेरा सही जगह नहीं है। मेरा हेल्प करने का नियत अच्छा है, लेकिन भगवान को मेरे से हेल्प चाहिए ही नहीं, तो भगवान हमको हेल्प उनसे तो मैं खुद मांगने जाता हूँ कि भगवान मुझे हेल्प कीजिए, थोड़ा और समय देना और मुझे इस काबिल बनाए रखना कि मैं अपनी अर्निंग का 10% में हर महीने में लोगों में दे पाऊँ, ज़रूरतमंद तक पहुँचा पाऊँ। इतना मुझे बनाए रखना, मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हमेशा भगवान मुझे उतना ही देते हैं। अगर मुझे 100 रुपये की ज़रूरत रहती है तो 99 ही देते हैं, 1 रुपये हमेशा रख लेते हैं। हाँ तो सर अभी बढ़ाया नहीं था, अभी नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा, फिर से और बढ़ाएंगे ऐसे नहीं, फिर भी कम डाल दीजिए। और फिर भी यही होगा कि उस समय मैं सोचूंगा ना मेरा इतना हो जाए तो उससे थोड़ा कम ही देंगे भगवान। हाँ सर, तो उसके लिए तो मोटिवेशन रहता है। तो सोशल वर्क में इस तरह से हमने NGO में हेल्प किया, बहुत सारे लोगों को मेडिकल फिनेंशियल में हेल्प किया, एजुकेशन में बहुत सारे हेल्प किए हैं हमने अपने NGO के माध्यम से। एजुकेशन के लिए हमने, अब काफ़ी लोग कनेक्ट हो गए, तो अभी हमने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही बना दिया कि जहाँ पे जब इतने सालों देखा गया कि भाई सरकार स्कूल में पैसा भरना पड़ रहा है, एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है सब जगह पे। तो एक बार ऐसे ही हम लोग मध्य प्रदेश गए थे, फिर एक बार जम्मू गए थे, एक बार दिल्ली गए थे, 2-4 जगहों पे घूमते टहलते लोगों से चर्चाएं करते पता चला कि भाई मैं तो 2 लाख रुपया मेरे बच्चे का भर रहा हूँ, 1.5 लाख रुपया भर रहा हूँ, कभी 1 साल का। हाँ, 1 साल का। ये अपनी पूरे, मुझे लग रहा है मैंने पूरी पढ़ाई की है उसमें, मैंने पूरी पढ़ाई, मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है ना, मुझे लगता है मेरा 50,000 में ग्रेजुएशन हुआ है। हाँ बस मतलब क्लास 1 से लेकर मैं ग्रेजुएशन तक में 50,000 रुपया खर्चा किया, टोटल हो गया पूरा। हाँ, 15 साल की पढ़ाई, 15 साल की पढ़ाई मेरी हो गई। लेकिन आज की जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई नहीं, एक्चुअली बिजनेस है। तो वो जो बिजनेस है ना, उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं और अच्छे लेवल पे वहाँ पे लोग फिनेंशियल टर्म्स में लोग दे भी रहे हैं। बट एजुकेशन तो सब जगह वही है। आज हम कहते हैं महाराष्ट्र में आप किसी भी हायर लेवल पे देख लो, स्टेट बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा ही हायर लेवल पे है। किसी भी गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसेस में आप देख लो, चाहे वो किसी भी तरह के गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में भी लोग इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। ICC बोर्ड, CBSE बोर्ड,
लाख रुपया फीस, 2 लाख रुपया फीस, ऐसे हमने बहुत सारे अदर स्टेट में भी देखे। यहाँ के कंपेयर में थोड़ा कम है लेकिन है वहाँ भी। तो कुछ हमारी जो एक कम्युनिटी है, आपको पता होगा कि मैं एक कुम्हार कम्युनिटी से आता हूँ, प्रजापति समाज हमारा जो कम्युनिटी है उसमें से आता हूँ। हमारी कम्युनिटी में एक ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, सतना के आजू बाजू का क्षेत्र है, मैहर का आपने नाम सुना होगा। मैहर भी एक रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही पिछड़े वर्ग में आते हैं। बाकी क्षेत्रों में हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत आगे, लेकिन वो एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, तो डेवलपमेंट कम हुआ। वहाँ पे हम लोगों ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाई और वहाँ पे अब हम लोग वहाँ पे विद्यालय बनाने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि हमने संस्था के नाम पर ज़मीन ले ली, लोगों के मदद से ही, लोगों ने सपोर्ट किया कि पहली नींव डाल दी है आपने। नींव डाल दी है सबसे पहले हमने, लोगों ने सपोर्ट किया कि भाई यहाँ पर विद्यालय बनने का जो विचार है बहुत सही है, क्योंकि आजू बाजू का जो क्षेत्र है थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ के लोगों को अगर आधारशिला उनको देनी है तो सबसे पहले एक स्कूल तो चाहिए जहाँ पे बच्चे आके पढ़े। क्योंकि हमने जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाई थी तो ये नहीं सोचा गया था कि स्कूल बनाएंगे। सबसे पहली बात हमने ये सोचा था कि हम कुछ लोगों को कहीं ऐसे पढ़ाएंगे। तो आज भी 100 से 125 बच्चे पढ़ते हैं, जिनको हम कभी किसी पत्रे के नीचे पढ़वा रहे हैं या किसी गोनी का छप्पर बनवा के, उस तरह से लोगों को व्यवस्था दे के पढ़ाया जा रहा है। लेकिन वो ये है कि वो एक शिक्षा है, सर्टिफिकेट नहीं वहाँ से मिल पा रहा है। तो वो पूरा जो सिस्टम और प्रोसेस बनाना पड़ेगा। प्रोसेस हर एक चीज़ के लिए अब सरकार ने जो सिस्टम बनाए हैं, हमें उस पर जाना हमारी मजबूरी हो गई। क्योंकि हम पढ़ा तो ले रहे हैं, लोगों को हम सिखा तो दे रहे हैं, उनको आचरण तो सिखा दे रहे हैं, गुरुकुल तो सिखा दे रहे हैं कि बड़ों का आदर करना सिखा दे रहे हैं, जीवन यापन करना सिखा दे रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली कहीं पे मुझे सरकारी नौकरी करनी है, जॉब करना है, तो मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। यस, भले ही उस सर्टिफिकेट से पढ़ाया हुआ चीज़ें आपके उस जॉब में नहीं काम आएगा। हाँ, लेकिन सर ये इससे और एक सवाल निकल के आया सर। जैसे हम बोलते हैं बहुत सारी बातें होती है, इसमें से मुझे एक कि आपने बीजेपी और आरएसएस जो बताया, तो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है क्या? मैं कुछ समझ नहीं पाया सर। देखो, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट यार एक तरह से कहा जाए तो हर एक व्यक्ति का किसी ना किसी पार्टी के प्रति झुकाव रहता ही है। बिकॉज मैं एक वोटर हूँ, मैं मतदान करता हूँ, तो मेरा भी किसी न किसी पार्टी के प्रति झुकाव तो है ही। तो मेरा कहने का मतलब मैं किसी पॉलिटिकल में नहीं हूँ, बट यस, मैं पॉलिटिक्स में अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। अब चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या एनसीपी हो, कोई भी पार्टी हो। तो मैं कभी भी अपना जो क्षेत्र चुनता हूँ पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो मैं ये क्षेत्र चुनता हूँ, मेरा जो भाई है जो मेरे एरिया में चुनाव लड़ रहा है, अगर वो मेरे क्षेत्र के विकास में अगर वो सहभागिता निभाता है तो चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैं उसका समर्थन करता हूँ। तो मेरा किसी व्यक्ति पार्टी के प्रति ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यस, मैं उस व्यक्ति के माध्यम से मैं उस पार्टी के प्रति अपना झुकाव एडजस्ट कर लेता हूँ। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहीं से भी खड़ा हो, लेकिन स्पेसिफिकेशन नहीं है? यानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ही खुले विचारों का आदमी हूँ। तो मैं मेरे बीजेपी और आरएसएस बोला इसलिए मुझे एक क्वेश्चन में से, बीजेपी आरएसएस क्या है? बीजेपी तो वैसे भी हर एक जगह कुछ ना कुछ वो धर्म में भी राजनीति कर लेती है, राजनीति में भी धर्म कर लेती है। तो हर एक चीज़ वो इन्वॉल्व कर लेती है, जहाँ पे जैसा माहौल वैसा वो अपने आप को ढाल लेती है। सो बीजेपी तो एक नाम है, उसको और भी तरीके होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हम तो सिर्फ व्यक्ति विशेष को चुनते हैं, ना कि काम करने वाला चाहिए जो अपने एरिया में काम करे। बट वैसे मैं अगर आज मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे बाजू में अगर कुछ काम पड़ गया तो मेरा यहाँ का ही आदमी आएगा, ना कि वो बीजेपी या आरएसएस के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, नहीं आएंगे। जो पहला बाजू वाला जो मेरा है वही आएगा सबसे पहले। तो मैं अपने आस पड़ोस के लोगों में देखता हूँ जिसके साथ मेरा उठना बैठना है, जिस मेरे और उनकी विचारधाराएं अगर मिल रही हैं तो डेफिनेटली मैं उनके साथ हूँ, नहीं मिलेगी तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ सर, सबका अपना अपना मत है। ओपन माइंड रखना जरूरी है। बिल्कुल ओपन माइंड रखना जरूरी है। कभी भी कहीं भी आपको अपने विचार रखने की, ये लोकतंत्र है तो आपको फ्री स्पीच है, पूरा हक है और रखना भी चाहिए। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो सोशल में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, आपकी अपनी बात रखना ही चाहिए। वो बात अलग है कि सामने वाले को कैसा समझाना है, नहीं समझाना है, वो आप देखिए। बट
हमेशा आप अपने आप को, आपकी जो बात है वो ज़रूर रखो किसी के समक्ष। सही तरीके से हर रखना ज़रूरी है। सही तरीके से रखना इसलिए ज़रूरी है कि हर एक चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है। आप आज नौकरी करने जाते हैं तो एक सिस्टम से ही आना पड़ेगा। पहले आप एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, उसके बाद फॉर्म्स भरेंगे, सिलेक्शंस होगा, दुनिया भर की चीज़ों सिस्टम बना हुआ है। तो वैसे ही आपकी जो बात है आपको एक तरीके से रखोगे तो आपकी शासन प्रशासन या फिर सरकार, गवर्नमेंट, जो कोई भी है, सब कोई आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे। पब्लिक में भी आपको अपनी बात रखनी है तो पब्लिक की आवश्यकता के अनुसार आप अपनी बात रखिए, पब्लिक आपको भी सपोर्ट करेगी। हमेशा वैसे ही रखना है, अपने आप को लोगों के बीच बनाए रखना है। तो आपको कार्य करते रहना पड़ेगा। कार्य स्लो करो, ज़्यादा मत करो, बट करते रहो। काफ़ी सारे लोग होते हैं सोशल वर्क में आते हैं, जैसे ही इलेक्शन आया इतना बड़े बड़े सोशल वर्क हो जाते हैं कि जो हमने पिछले 1 साल में किया रहेगा वो 1 महीने में करके 30 दिन के बाद 32वें दिन पता चला वो इलेक्शन हार गए और घर में बैठे हुए, फिर पूरा साल भर नहीं दिखेंगे। अभी आपने बताया लाइफ, वर्क, सोशल, तो ये सबसे इम्पेक्ट करता है हेल्थ पे। तो आप हेल्थ को, अभी आपने बताया शेड्यूल तो बहुत अच्छा है आपका, टाइम मैनेजमेंट भी कर लेते हो, तो और क्या करते हो जो जिससे मेंटल टफनेस रहता है? कि कभी ऊपर नीचे भी चलता है, लाइफ सीधा तो है नहीं। लाइफ सीधा बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर नीचे होता ही है। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, वैसे लाइफ में भी उतार चढ़ाव आता है। हेल्थ को लेके हमेशा कॉशियस रहना ही चाहिए हर किसी को। हेल्थ बेसिकली ये है कि आपका सबसे बड़ा एसेट जो है वो हेल्थ है। तो हेल्थ आपका तभी मेंटेन रहेगा जब आपका एक फैमिली जो होता है वो आपके सपोर्ट में रहे। और फैमिली, मैंने आपको बताया, जैसे वाइफ का किचन अगर कंट्रोल हो जाता है तो वहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो मैं बाहर भी बहुत ही लिमिटेड रहता हूँ, मतलब अगर रहता हूँ तो ऐसी जगह ही खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखो जो घर से भाई हेल्थ मिनिस्टर ने एडवाइस दे दिया, यहाँ ये खा लेना, वहाँ वो खा लेना, इस तरह से। ऐसा बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स है नहीं, जो काफ़ी सारे लोग बैड हैबिट्स पे रखते हैं। तो मैं थोड़ा उनसे, उस व्यक्ति के साथ टच में रहूँगा लेकिन वो हैबिट के साथ दूर रहता हूँ। तो बैड हैबिट्स पे नहीं जाता हूँ मैं। मेरा जो हर एक व्यक्ति के अंदर, आज कमलेश जी के पास भी अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, तो मैं बुरी चीज़ को नहीं देखूंगा, मैं उनकी अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लूँगा। अगर मेरे लायक है, नहीं भी है तो मैं उस पर ध्यान जरूर रखूँगा कि हाँ ये चीज़ें कमलेश जी के पास अच्छी है, फ्यूचर में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाएगा। तो वो चीज़ें रहती हैं। मैं लोगों से इसलिए कनेक्टेड रहता हूँ और जहाँ लोग अनवांटेड टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ मैं नहीं जाता हूँ। लोग 2-2, 4-4 घंटे टीवी देखते बैठे रहते हैं, मैं वो नहीं करता हूँ, मेरा वो टाइम बचा रहता है। लोग 2-4 घंटे इधर उधर, आज भी लोग कार में जाके ट्रैफिक में 2-4 घंटे इन्वेस्ट करते हैं। मैं अक्सर लोकल ट्रेन में सफ़र कर लेता हूँ, जहाँ मुझे लगता है पहुँचना है तो मैं इजीली चले जाता हूँ। तो मुझे कोई ये नहीं है, मुझे कहीं जाना ही है, अगर वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। मैं कैसे जा रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है ना। तो मुझे वहाँ जाने के बाद बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है कि आप कार से आए, आपको रेस चैंपियन का आपको अवार्ड मिलेगा, 2 घंटे में आपने पहुँच गए, तो मुझे वो अवार्ड मिलने वाला है नहीं। तो मुझे पहुँचना ज़रूरी है, मैं पहुँच जाऊँगा। काम ज़रूरी है जहाँ पे जा रहे हैं, काम ज़रूरी है। काम किसी के ज़रूरतमंद पे काम आ जाओ, या आप ऑफिस में हो तो आप टाइम पे पहुँच जाओ। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी टाइम पे हो, पर्सनल लाइफ में भी टाइम पे हो, सोशल लाइफ में भी अगर टाइम पे हो तो। कैसा रहा सर अनुभव, कैसा है अभी तक का? क्या चल रहा है आपके माइंड में? बहुत सारी अपनी बातें हुई, बहुत डिफरेंट विषय में हुई। ये मेंटल हेल्थ, मेरे को एक ये था सर क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ आजकल के बच्चे लोग बहुत टफनेस नहीं है, बहुत वीक हो जाते हैं या बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। थोड़ा सा ये ट्रेंड इस समय ना ऐसा हो गया है कि प्रेशर में आ जाते बच्चे लोग एकदम। प्रेशर में बच्चे नहीं आ जाते, प्रेशर में पेरेंट्स आ जाते हैं। और जब पेरेंट्स प्रेशर में आ जाते हैं ना, तो पेरेंट्स का वाइफ्स जो होता है, देखो फैमिली, अभी जैसे मैंने आपको होता, फैमिली खुश रहेगी तो आप हैप्पीनेस में सब कुछ कर पाओगे। तो ये क्या होता है, घर में जो बच्चे पढ़ते हैं या जो बच्चे जॉब पे जाते हैं, पेरेंट्स अगर उनके टेंस में रहेंगे या फिर पेरेंट्स उनके उस तरह का घर का माहौल बनाए रखेंगे कि यार मेरा बच्चा पढ़ने में वीक हो गया है, पढ़ नहीं रहा है, कंपटीशंस आ गया, मेरे बाजू वाले ने, आदमी को ये कम टेंशन है कि मेरे पास कार नहीं है, बाजू वाले ने कार खरीद ली, वो बड़ी चिंता हो जाती है। यानी ये सबसे बड़ा टेंशन है। कहने का मतलब आदमी अपने दुख से नहीं परेशान है। किससे परेशान है सर? पड़ोसी के सुख से ज्यादा परेशान अरे गया है। ये तो सच बात बोल दी। ये सच है और ये ह्यूमैनिटी है, अक्सर होता भी है। आज मेरे 5 दोस्त हैं, तो अगर मैं कम नंबर पाया वो चल जाएगा, बट मेरा दोस्त ज्यादा नंबर लेके आया ना, वो ज्यादा तकलीफ हो जाती है। अच्छा, वो तकलीफ ज्यादा है, वो ज्यादा तकलीफ हो जाती है। हमने मेहनत नहीं की। मेरे प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा ही होता है कि मैं पैन इंडिया टॉप पे आया वो ठीक है, टॉप पे नहीं आया, तीसरे चौथे पे आ गया वो ठीक है, चल जाएगा। मेरे दोस्त साला वो पहले पे आ गए।
यानी ये भी एक वो अंदर से एक तकलीफ होती है। से बचना हो तो क्या करना चाहिए, आप ही बताइए सर। अब इसमें बचने का ये देखो, एक अंदर की एक बात है कि भाई वो आपका वाइब्स ऐसा है, करी यार साला रहता साथ में है और आज वो फर्स्ट पे आ गया, मैं सेकंड पे आ गया। लेकिन क्यों होता है सर ये, ऐसा क्यों होता है? तो अंदर की बॉडी ही वैसी है, अंदर की या सोच ही ह्यूमन वैसी नेचर है। ये ह्यूमन नेचर भी कह सकते हो, बट ये सब चीज़ें ही लोगों को जब अपने तक ही रखो तो ठीक है। आप ये चीज़ें परिवार में डालोगे, परिवार टेंशन में, आपका बेटा टेंशन में, आपकी तो इफेक्ट करता टेंशन है। में इम्पैक्ट पड़ता है। तीनों चीज़ को, जैसे मेरी लाइफ है, मैं तीनों चीज़ को अलग अलग रखता हूँ। घर पे मुझे वही चीज़ें रखनी है जिससे मेरी फैमिली खुश रहती है। तो मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ से मेरा घर अच्छे से चल जाता है, मेरे घर बीवी बच्चे सब एंजॉय करते हैं, उतना फिनेंशियल सपोर्ट हो जाता है, और मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ में इतना सोशल वर्क कर लेता हूँ कि मेरी फैमिली को उतना अच्छा लगे। यानी ये नहीं है कि मैं रात दिन पता चला मैं कहीं सोशल वर्क में ही चल रहे वर्क हो। में ही लगा पड़ा हूँ, उतना भी नहीं है। बट ये है कि हर एक व्यक्ति को सोशल वर्क करना चाहिए। यानी आपने परसेंटेज बांट दिया 33.33 और बस जैसे मैंने फिनेंशियल में मेरे सैलरी का 10% मैं सोशल वर्क में डालूंगा, वैसे ही मेरे 24 घंटे का मैं 2 घंटा सोशल वर्क में डालूंगा। ये सही कहा, लेकिन करना चाहिए अगर आप करना चाहिए, बट ये वही आदमी करे जिसको लगे कि ये ऐसा नहीं कि कोई वीडियो देख लिया, आज ही मैंने मोटिवेशनल स्पीकर अजय प्रजापति सुन सर लिया। कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते जुड़ते हैं कि अजय प्रजापति जी ने यहाँ पे ये कार्य कर दिया, जहाँ पे पनवेल में अभी 1 घंटे पहले वो कल्याण में थे, अभी 1 घंटे बाद वो पनवेल में है, फिर देख रहा हूँ CST में है। इतना मोटिवेशनल आ गया कि वो आदमी पे ट्रैवल कर रहा है, पता चला दूसरे दिन हॉस्पिटल में नजर आ रहा है। तो इससे बचे। हाँ, इससे दूर रहें। पहले खुद को मेंटल प्रिपेयर करें कि मुझे क्या करना है। लाइफ गोल क्लियर होना चाहिए। आपका खुद का वाइब्स बनना चाहिए कि हाँ, मुझे ये कार्य करने में इंटरेस्ट है। आप किसी को देख के मोटिवेशन एक दिन हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टाइम के लिए सोशल वर्क में मेंटेन रहना है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको सोशल वर्क में मोटिवेटेड रहना है, तो सेल्फ मोटिवेशन होना ज़रूरी है। सो अभी बेसिकली जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा मेरे घर से ही मिलता है, तो सोशल वर्क से मिलता है। तो मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ, अनवांटेड वर्क्स नहीं करता हूँ। जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये किसी भी तरह का मेरे लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में हार्मफुल है, उनसे मैं थोड़ा सेफ डिस्टेंस रखता हूँ। जैसे गाड़ियाँ चलाते हैं तो लोग बोलते हैं सेफ डिस्टेंस, उस तरह से मैं अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए सेफ डिस्टेंस रखता हूँ। सर बहुत ही बढ़िया, आज तो मुझे लगा 2-3 नई चीज़ें, नहीं बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है आज। सर कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका पॉडकास्टिंग? आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी तरीके से रखा, हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझते हुए मेरे लाइफ से लेके आपने एक ऐसा कन्वर्जेशन किया है कि जो इस आपके चैनल के माध्यम से शायद है कि लाखों लोगों को हेल्प हो सकता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिस तरह से आपने लोगों के फ़ायदे की चीज़ें ज़्यादा आपने रखी है, और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर पाया। तो इसके लिए सबसे पहले कमलेश जी और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी हम तैयार रखेंगे, कमेंट्स और शेयर्स जैसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक चूज करते हैं वो हिसाब से। धन्यवाद। जब भी आप कहेंगे हम तैयार रहेंगे आपके चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सर। आपकी पूरी टीम को थैंक यू सर।